यत् संस्कृते सर्वं प्राक्तनमेव अस्ति, पुरातनमेव अस्ति। नवत्वं नाम तु आधुनिके शास्त्रे अस्ति, आधुनिके विज्ञाने अस्ति, आधुनिकभाषायाम् अस्ति, एवं साधारणी प्रतिपत्तिः अस्ति। परन्तु संस्कृते नवाचाराः यदि एवं कदाचित् कश्चित् वदति, तर्हि एवं प्रतिभाति यत् संस्कृते नवाचारः अन्येन विषयेण सह संयोज्य एव तत्र नवाचारत्वम् आनेतुं शक्यते इति एकदृष्ट्या तु नूनं तथैव अस्ति, सः विषयः तथैव अस्ति। अन्येन विषयेण आधुनिकेन विषयेण सह यदा संयोजनं भवति संस्कृतस्य तदानीमेव नवाचारः आगच्छति। अपरत्र मदीयं यद् मतमस्ति साधारणतः यतोहि अहमपि पारम्परिकः छात्रः, अतः कदाचित् मदीया अपि प्रतिपत्तिः भवति यत् नवाचारः वा यदि शब्दः योज्यते तर्हि संस्कृते यत्किमपि अस्ति तत् प्राक्तनमपि अस्ति, तद् नवमपि अस्ति। यतोहि नवं किं नवत्वं किं कुत्र भवति? वस्तुतः नवं किमपि न भवति। यथा जयन्तभट्टः अपि वदति, कुतो वा नूतनं वस्तु वयं तत्र सृष्टुं वा किमपि तत्र विवर्णयितुं वा वयं क्षमाः। अत्र तथा क्षमता एव नास्ति अस्माभिः, नाम अस्मासु। तर्हि एतस्मिन् यदि विचारक्रमे यदि कश्चन तत्र चलति, तदानीम् एवं विचारः भवति यत् वस्तुतः संस्कृते यत् पुरातनं यस्य कृते वयं कथनं कुर्मः, तदेव वस्तुतः नवमपि भवति। कदाचित् कस्यचित् कृते नाम तत् पुरातनं भवेत्, परन्तु यदि कश्चित् नवीनः छात्रः अस्ति तर्हि तस्य अनुसारेण सः नवत्वं तत् नाम तस्य नवत्वम् अपि तत्रैव अस्ति। तर्हि एवं तत्र दृष्टिः स्यात्, तदानीं संस्कृते नवाचाराः, संस्कृते प्रागाचाराः ये आसन् ते एव वस्तुतः नवाचाराः। एवं यदि कश्चित् पारम्परिकः वदेत् तर्हि तु सम्यगेव, परन्तु आधुनिकाः वयम् आधुनिक विज्ञानदृशा सर्वं वयं पश्यामः। विज्ञानं तु सर्वथैव तदेव अस्ति, परन्तु आधुनिकं यदि यदि योजयामः वयं, तदानीम् आधुनिकयन्त्रादीनां साहाय्येन, आधुनिकविचाराणां साहाय्येन वयं सर्वं पश्यामः। तस्मिन् क्रमे नवाचारः वस्तुतः अन्येन विषयेण सह वा अन्यैः विषयैः सह वा संयोजनमेव नवाचारः। तर्हि एवं यदि साधारणतः यदि स्वीकुर्मः, तर्हि नवाचारः कथम् आगच्छेत् तस्मिन् विषये अस्मादृशाः वा जनाः, जनसमूहः वा विशेषतः ज्ञापयितुं शक्नोति। यतोहि अहं साम्प्रतं दूरदर्शने कार्यरतः, पूर्वत्र तु अध्यापने आसम्, अत एव तथा मदीया तत्र मतिः आसीत्। इदानीमपि सा एव मतिः, तथापि दूरदर्शनम् आगत्य किमपि नवीनं प्रतिपादयितुं, यतोहि नवाचारः तदेव भवति यदि अन्तर्जालव्यवस्थया वयं सम्पृक्ताः भवामः। आधुनिकाः यथा रील्स् इत्यादीनां निर्माणं कुर्वन्ति तथैव वयमपि कुर्मः, तदानीमेव नवाचारः इति साधारणं मतम् अस्मासु अपि नाम तत्र आगतमेव अस्ति। तर्हि एतस्यामेव दिशि अहं विशेषतः अद्य वक्तुं तत्र काः अन्याः अपि दिशः वा सन्ति, तस्यां तासु एव तत्र विषयभूतेषु नाम प्रवाहीभूताः याः अपि तत्र नाम तत्र आचारविचारक्रमाः यापि सन्ति, ताः नाम तेषामेव तत्र संयोजनं विधाय अहं वदन् अस्मि। एकं तु दूरदर्शनमस्ति, आकाशवाणी अपि अस्ति, यत्र वयं दूरदर्शने वार्तादीनां प्रसारणं कुर्मः, वार्तावल्याः अपि प्रसारणं कुर्मः, यत्र वार्तादीनाम् अतिरिक्तं गीतादीनामपि प्रसारणं कुर्मः। स नवाचारः भवितुम् अर्हति, नूनम् आधुनिकदृष्ट्यामपि प्राक्तनानाम् आचार्याणामपि दृष्ट्यां। यतोहि छन्दोनुरोधेन एव सर्वं गीतं भवति इति प्रायशः प्राक्तनानां मतं, परन्तु अत्र छन्दोविरहितानां गीतानाम् आधुनिकनयेन ये आधुनिकाः सन्ति तेषां प्रीतिः नाम वृद्धा स्यात्, वर्धिता स्यात्, तथा किमपि तत्र लेखनं स्यात्, तथा किमपि गीतं स्यात्, गायनं वा स्यात्, स नवाचारः अस्ति। तर्हि एवम् अस्माभिः अपि प्रयत्नः विहितः आसीत्। गीतानां, बालिवुड् चलच्चित्रगीतानाम् अनुवादः विहितः आसीत् तस्मिन् समये, नाम तस्मिन् एतत् कारणात् वदामि यतोहि वर्षत्रयं यातम् अस्ति, गतमस्ति, यावत् वयं किमपि तथा नवीनं किमपि न विहितवन्तः। यतोहि कापिरैट् इत्यादीनां तत्र किमपि अधिकृतिपत्रम् अस्माभिः न लब्धम् अस्ति। टी सीरीस् अस्ति, अथवा सोनी म्यूजिक् अस्ति, अथवा जी म्यूजिक् अस्ति, इरोस् म्यूजिक्, एवम् अन्ये येऽपि समवायाः सन्ति सङ्गीतस्य, तथा वयं न किमपि कर्तुं शक्नुमः, यतोहि सर्वकारीयं तन्त्रमस्ति, अथवा कश्चन विशिष्टः समूहः अस्ति दूरदर्शनं, डीडी न्यूस् इति। परन्तु
साधारणः संस्कृतप्रेमी एवं कर्तुं शक्नोति। अ, एवं कदाचित् तत्रापि बाधा अस्ति, यतोहि अन्ये मित्रसमूहाः अस्मदीयाः सन्ति, ते एवं विहितवन्तः, परन्तु सर्वत्र कॉपीराइट इत्यादीनाम् आह्वानेन तेषां पिधानमपि जातं। नाम द्वित्राः सन्ति तथा एव, यथा प्राक्तने काले आसन्, प्राक्तने नाम वर्षपञ्च पूर्वं यथा आसन् तथैव इदानीमपि राजन्ते तथाविधानि गीतानि यूट्यूब् इत्यादिषु, एफ् बी इत्यादिषु। तत् आहत्य एवं वक्तुं शक्नुमः, कॉपीराइट इत्यस्य यदि उल्लङ्घनं न स्यात् अथवा कॉपीराइट प्राप्तमेव स्यात् अस्माभिः, नाम संस्कृतप्रेमी कश्चन समूहः स्यात्, समवायः स्यात्, अथवा टी सीरीस् एवं विध एव धनलुब्धः कश्चन समवायः न स्यात्, तर्हि कॉपीराइट इति प्रदानं यदि स्यात् तदानीं नूनं संस्कृते नवाचारः गीतादीनां माध्यमेन तत्र पङ्क्तिद्वयम् एकामेव पङ्क्तिम् आश्रित्य वयं नवाचारं कर्तुं शक्नुमः। नवः आचारः एतदर्थमेव, यतोहि यथा मया पूर्वम् उक्तं, छन्दोनुरोध विना अत्र नाम गीतादीनां पुरस्कृतिः भवति। एतदर्थं नवाचारः भवति, तर्हि अस्मादृशाः जनाः ये संस्कृतं जानन्ति अथवा न जानन्ति वा, कश्चन कथमपि न जानाति संस्कृतं, द्रोह्यति संस्कृताय, सोऽपि जनः पश्यति, साहसं पश्यति, सविस्मयं कदाचित् सः पश्यति। तर्हि अत्र नवाचारत्वप्रतिपादनं संस्कृतगीतानाम् अनुवादेन, संस्कृतरूपान्तरणेन एवं वयं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि दूरदर्शनदृष्ट्या एवम् अहम् एतत् नाम वदन् अस्मि। इतोपि अतिरिक्तं किं भवितुमर्हति, वस्तुतः सर्वकारीयतन्त्रत्वात् वयं किमपि विशिष्टं स्वपक्षतः कर्तुं न शक्ताः, परन्तु भवादृशाः अथवा संस्कृतप्रेमिणः येऽपि सन्ति, छात्राः कर्तुं तथा शक्ताः ते। अत एव आचार्याणां श्रीनिवासवरखेडिवर्याणां तथा तत्र संज्ञाने आसीत् तथ्यमेतत्। तत्र एवमेव संवादक्रमे एवं विचारः मया उपस्थापितः यत् ये छात्राः सन्ति वर्षत्रयपूर्वम् इदानीं, यतोहि 23-द्विसहस्रतमे वर्षे वार्ता एतस्मिन् विषये जाता आसीत्, तदानीं सम् व्लाग्, सम् इति संस्कृतार्थम्, अतः व्लाग् इति यदस्ति तत्तु जानीमः एव तत्र वयं, वीडियो रूपान्तरेण लॉग नाम हिस्ट्री इत्यादिकम् इतिहासम् अथवा स्वकर्तव्यमात्रं स्वकृत्यं लघु वा स्यात् वा बृहत्तरं वा स्यात् तत्सर्वं प्रदर्शनीयं। तत् संव्लॉग इत्यस्य कथम् अन्येपि नाम संस्कृतप्रेमिणः ये संस्कृतं तथा न जानन्ति ते कथं नाम तस्य उपयोगं कुर्युः, तदर्थं कार्यशाला आयोजिता अस्माभिः। तर्हि एतस्य परिणामं भवन्तः सर्वे नाम अनुशीलितवन्तः भवेयुः, यत् कश्चन राजशेखरः अस्ति, कश्चन वा अन्यः अपि छात्रः अस्ति संस्कृतसंस्थानस्य, वारद्वयम् एतस्य कार्यशाला जाता। तदानीम् अत्र विशिष्टः नवाचारः जातः, यतोहि अस्मादृशाः जनाः द्वित्राः वा पञ्चशाः वा जनाः एव सन्ति, मन्ये नाम 6-7 वा जनाः सन्ति। तथापि एवं सम् व्लाग् इति माध्यमेन साधारणाः छात्राः अधिकाः जाताः सन्ति, ये संस्कृतेन सर्वं पुरस्कर्तुं शक्ताः सन्ति। अत्र वयं मन्दिरे स्मः, तदर्थं लैव् द्वारा किमपि सम्पादनं कुर्वन्ति, अथवा हिमालयं प्रति यदा गच्छन्ति तस्मिन् समये कः अनुभवः जातः, प्रायशः हिन्द्यां वयं पश्यामः, आङ्ग्लभाषायां डॉक्युमेण्ट्री इत्यादिकं वृत्तचित्रं यद् भवति तत् सर्वं वयं पश्यामः, परन्तु धिक्कृतिः मनसि भवति यत् अरे संस्कृतेन न एवं भवति वा। तदर्थं ईदृशः प्रकल्पः नूनं प्रशंसार्हः, यतोहि साम्प्रतं तु 10 निमेषात्मकः अपि सः प्रक्रमः न प्रचलति, नाम मिनिट् द्वयं वा स्यात् वा मिनिट् त्रयं वा स्यात्, एवं नाम प्रक्रमः तैः छात्रैः सञ्चाल्यमानः अस्ति। परन्तु तद्दिनं दूरं नास्ति, तत्र केवलं कथनमात्रं नास्ति मदीयं, यथा राजनेतारः वदन्ति तद्दिनं दूरं नास्ति यत् यदा भारतं विकसितं स्यात्। वस्तुतः तद्दिनं सत्यमेव दूरं नास्ति, यस्मिन् दिवसे बहवः छात्राः, एवं विधाः छात्राः ये डॉक्युमेण्ट्री द्वारा अपि किमपि नूतनं पुरस्कर्तुं शक्ताः भवेयुः। एतदर्थं वदन् अस्मि, यतोहि सर्वकारीयेण तन्त्रेण अपि क्रिएटिव कॉर्नर इति किमपि नूतनम् अस्माभिः तत्र अनुभूतम् अस्ति, अनुभूयमानम् अस्ति। वस्तुतः क्रिएटिव कॉर्नर किं नाम एतत्, वस्तुतः येऽपि दूरदर्शनं साक्षात् न आगन्तुं शक्नुवन्ति ते 5 मिनिट् इत्यवधिकं किमपि वृत्तचलचित्रं वा किमपि चलचित्रं वा दृश्याङ्कनं वा किमपि, परन्तु तत् प्रेरकं हासात्मकमेव सर्वं न,
प्रेरणापरं यत्किमपि निर्मातुं यदि ते शक्नुयुः ते तत्र परन्तु गरिमा स्यात् तत्र तत्र एवं स्यात् यत् वस्तुतः क्वचिदपि तत्र विवादः न स्यात् यतोहि प्रशासनतन्त्रद्वारा प्रचालनं विधास्यते प्रसारणं विधास्यते तद्दृष्ट्यां नाम एतत् सर्वं विचार्य यदि कश्चन तथाविधां सामग्रीं निर्माति तदानीं तथा विधायाः सामग्र्याः अपि दूरदर्शने अर्धहोरावधिककार्यक्रमे तस्य उपस्थापनं भवितुमर्हति नाम दूरदर्शने तत्र सर्वत्र प्रायशः जनाः न पश्यन्ति इति वयमपि जानीमः परन्तु यूट्यूब् द्वारा एफ् बी द्वारा इन्स्टाग्राम् द्वारा एक्स् पोस्ट् द्वारा अथवा कश्चन यदि नाम कस्मिंश्चित् क्रमे यदि प्रधानमन्त्री स्वयमेव तस्मिन् विषये मन की बात इत्यस्मिन् यदि कथयति नाम प्रधानमन्त्री उक्तवान् अपि ये संव्लॉग इत्यत्र कार्यं कृतवन्तः नाम तत्र कार्यशालायां ये भागं निर्व्यूढवन्तः ते अपि किमपि विशिष्टं यदा नाम पुरस्कृतवन्तः यदा लक्षशः जनाः दृष्टवन्तः तदानीं प्रधानमन्त्री अपि एकवारम् उक्तवान् यत् एवं विधा छात्राः एवं संस्कृतेन प्रचारप्रसारं कुर्वन् अस्ति इति नूनं हर्षाय इति मोदाय तर्हि तदपि दीनं दूरं नास्ति यत् यस्मिन् दिवसे सः वदेत् यत् हिन्द्यां तु भवति एव आङ्ग्ले अपि भवति एव परन्तु संस्कृतेन अपि एवं विधा सामग्री निर्मीयमाणा अस्ति तर्हि एवं नवाचारः भवितुमर्हति नवाचारः नाम स्वार्थं नाम स्वस्य कृते एव न वस्तुतः यदि विशिष्टवाहिन्याम् आगच्छति एवं विधा सामग्री तदानीं नवाचारस्य विस्तारः भवति तर्हि एवं विधा एव क्रमः प्रक्रमत्वेन निर्मातुं प्रक्रमत्वेन भविष्यति वा एतदर्थम् एवं नवाचारः भवितुमर्हति तर्हि एवं नवाचारः परन्तु अन्यः कः नवाचारः भवितुमर्हति यदि एवं तत्र विचारः स्यात् तर्हि मम मनसि बहवः तथा विचाराः भवन्ति येषाम् अहं पूर्वम् उक्तवान् यत् प्रशासनतन्त्र बद्धत्वात् वयं तथा न कुर्मः परन्तु किं कर्तुं शक्यते यथा यात्रानिरूपणं तु सर्वे कुर्वन्ति यथा अहं तत्र गतवान् अत्र एवमस्ति तत्र मन्दिरमस्ति प्रायशः संस्कृतजनाः तथा एव कुर्वन्ति परन्तु कश्चन नाम ऐतिहासिकं स्थलमस्ति तदपि सर्वे कुर्वन्ति प्रायशः जनाः कुर्वन्ति अस्मिन् समये नवाचारः अत्र नवत्वं कथम् आगच्छेत् तदर्थं वयं सर्वदैव इतिहासस्य छात्राः किं कुर्वन्ति भाषीयाः छात्राः किं कुर्वन्ति अथवा साधारणे नाम क्रमे वातावरणे के के किं 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 विशिष्टं कुर्वन्ति MTV इत्यत्र किं प्रचलति एवं तथा वयं तथा तत्र सम्मुखीनः भवामः अस्माकं पार्श्वे तथा समयः स्यात् तथा बुद्धिः स्यात् तथा प्रसङ्गः स्यात् यत् वयं किमपि नूतनं पदक्षेपं विधाय वयं किमपि मार्गं कमपि विशिष्टं मार्गं दर्शयितुं यदा शक्ताः भवामः तदानीं तदर्थं किम् उदाहरणं भवितुमर्हति एतदर्थं वस्तुतः भवन्तः पश्यन्तु नासा सर्न् इत्यादीनां विषये अपि नाम डिस्कवरी सैन्स् इत्यादिकं किमपि विशिष्टमस्ति सर्वे न पश्यन्ति वस्तुतः ये तत्र मुग्धाः भवन्ति ये तत्र नाम रुचिं तत्र आदधति ते एव वस्तुतः तेषां विषयाणाम् उपस्थापनं कुर्वन्ति लिखन्ति वा प्रस्तुवन्ति वा तथा तत्सम्पृक्तं कमपि विषयं तत्सम्पृक्तां सामग्रीं वा परन्तु यदि कश्चन संस्कृतज्ञः प्रस्तुयात् यथा नासा इति द्वारा वस्तुतः संस्कृतस्य प्रशंसा बहुधा विहिता अस्ति वयं सर्वे शृणुमः पठामः अपि ज्ञात्वा अज्ञात्वा वा सर्वदैव पुरस्कुर्मः यत्र तत्र सर्वत्र वा आधुनिकाः तु कुर्वन्ति एव प्राक्तनाः अपि कुर्वन्ति परन्तु कश्चन अपि एवं न पश्यति यत् कश्चन ब्रिक्स् आसीत् सः नासा इत्यत्र कार्यं कुर्वाणः आसीत् कदा एवम् उक्तवान् असौ यत् संस्कृतं सङ्गणकाय वा परिकलनयन्त्राय वा सर्वथा उपयोक्तुं शक्यं वस्तुतः कदा सः उक्तवान् यदा सः सेवानिवृत्तः जातः तर्हि एवं विधानां तथ्यानां यथा फैक्ट् चेक् इति प्रायशः इदानीं वयं वदामः फैक्ट् चेक् PIB फैक्ट् चेक् इति करोति सर्वकारः अपि प्रशासनम् अपि इदानीं फैक्ट् चेक् करोति अन्ये अपि चेक् कुर्वन्ति अल्ट् न्यूस् इत्यादिकं किमपि अस्ति यदा तत्र विशिष्टाः घटनाः भवन्ति तदानीं वयं पश्यामः दूरदर्शनं नाम तत्र TV इत्यादिषु दृश्यतन्त्रेषु यत् वयं सत्यम् उद्घाटयामः तर्हि एवं विधं प्रकल्पं वा संस्कृतज्ञाः अपि कर्तुं शक्नुयुः विज्ञानम् आश्रित्य कुर्युः तत्र यस्मिन् प्रायशः जनाः न कुर्वन्ति तस्मिन् किमपि कुर्युः
यतोहि यथा भवन्तः पश्यन्तु चलचित्रे युवानः सर्वथा सम्पृक्ताः भवन्ति। चलचित्रे यथा बाहुबली चलचित्रम् आसीत् पूर्वत्र, तत्र संस्कृतव्यवहारः, संस्कृतसामग्री, संस्कृतकथोपकथनं, संस्कृतस्य सम्पृक्तता कीदृशी आसीत्, एतस्मिन् विषये कश्चिदपि न वदति, संस्कृतेन न वदति। हिन्द्यां वयं वदामः, कश्चन यदि तत्र दाक्षिणात्यः अस्ति, सः तस्यां भाषायां वदेत्, परन्तु संस्कृतेन तस्मिन् विषये कश्चिदपि क्वचिदपि न वदति। प्रायशः साहसं कश्चित् वाक्यद्वयं वा वदति, परन्तु एवं निरूपणं विधाय, यथा नित्यानन्दमिश्र महाशयाः ये सन्ति, ते यदा सजल्पनं किमपि वदन्ति, सव्यङ्ग्यं किमपि तत्र पुरस्कुर्वन्ति, तदपि सापि एका रीतिः। परन्तु सा रीतिः प्रशंसनीया स्यात्, श्लाघ्या स्यात्, यत्र तथ्यानाम् उद्घाटनं स्यात्। वस्तुतः अत्र पश्यन्तु, अत्र किम् अशुद्धम् उक्तं संस्कृतेन। एतत् शुद्धं वाक्यमासीत्, परन्तु तत्र चलचित्रे अशुद्धिः जाता। तत्र साक्षात् एवं नास्ति यत् अहम् असङ्गतिं विसङ्गतिम् एव प्रदर्शयन् अस्मि, परन्तु जागरूकताम् उत्पादयन् अस्मि। एवं विधा सामग्री संस्कृतेन कश्चित् निर्मीयात्। तत्र डब् द्वारा अपि, डबिङ्ग् अपि भवितुमर्हति, अथवा तत्र सब्टैटल्स् इति भवति, तत्र लिखिता सामग्री भवति। भवान् यत्किमपि संस्कृतेन वदति, प्रायशः आपत्तिः भवति अन्येषां जनानां, संस्कृतज्ञाः कति नाम कियन्तः सन्ति, वस्तुतः तथाविधाः न सन्ति, अधिकाः न सन्ति इति प्रायशः आक्षेपः। तर्हि तदर्थमपि भीतिः न स्यात्। यदि समयः अस्ति, यदि तत्र धनमस्ति, तर्हि तथाविधा सामग्री अपि तत्र तथाविधायाः सामग्र्याः अपि निरूपणं वयं कर्तुं शक्नुमः। निरूपणं नाम तत्र सब्टैटल् द्वारा यत्किमपि संस्कृतेन वयं वदामः, तस्यैव निरूपणं तत्र हिन्द्याम्, आङ्ग्लभाषायां वा। इदानीं तु समस्यापि नास्ति। यथा चैट् जीपीटी, जेमिनी प्लस् इत्यादिकं यत्किमपि अस्ति, तत् सर्वथा आङ्ग्ले निपुणत्वं भजते, नैपुण्यं भजते। संस्कृतेन भजते, इदानीं तत्र तथा विसङ्गतिः अस्ति, परन्तु संस्कृतेन यद् वयं वदामः, तस्य अवगमनम् इदानीं किमपि तथा करोति, नाम प्रतिशतं 50 60 तु करोति एव। व्याकरणदृष्ट्या सर्वं न अवगच्छति, परन्तु अव्यावहारिकरीत्या सर्वं प्रायशः अवगच्छति। तत्र सम्पादनस्य आवश्यकता भवति। तर्हि तस्य साहाय्यं स्वीकृत्य अपि सब्टैटल्स् इत्यादीनां निर्माणं, परन्तु सम्पादक धिया तत्र एवं करणीयं भवति। एवं नास्ति यत् झटिति यदाप्तं तदेव तत्र कापि पेस्ट् कृतं। तदर्थं संस्कृतस्य नाशः एव स्यात्, संस्कृतस्य अथवा यः कश्चित् एवं प्रदर्शनं कुर्यात्, तस्य उपहासः स्यात्, एवमपि तत्र ध्यातव्यं। परन्तु एवं भवितुमर्हति नवाचाररूपेण। अनेन किं स्यात्, अन्येऽपि पश्येयुः, येऽपि संस्कृतं न जानीयुः, तेऽपि पश्येयुः, अतः संस्कृतज्ञाः तु मुग्धमुग्धाः भवेयुः एव, यत् वस्तुतः संस्कृतेन एवम् अपि कर्तुं शक्यते। तर्हि एवं रीत्या इदानीं भवन्तः नाम दृष्टवन्तः स्युः यत् तिरुपतिस्थः तत्र नाम मित्रकल्पः एव कश्चन, सः तथा मेघदूतस्य गीतम् AI द्वारा तत्र निरूपणं विधाय सर्वत्र प्रसारितवान्। तर्हि तत्र कियन् माधुर्यमासीत्। अस्माभिः कृतं तथैव कृतं, परन्तु कस्य कृतम्, अनुवाद नाम गीतानां कृतं, परन्तु बालिवुड् गीतानां कृतम्। अस्मिन् क्रमे तेषां गायकानां तत्र ध्वनिं, स्वरम् आश्रित्य AI इत्यस्य कृते पाठं प्रदाय यत् एवमेव तत्र गानं समुचितं, तथा विधाय तत्र श्लोकांशं तत्र ग्राह्य तत्र तथा किं विधं गानं विहितं, तत्र भवन्तः सर्वे येऽपि श्रुतवन्तः स्युः, ते जानीयुः यत् अहं कस्मिन् विषये वदन् अस्मि। तत्र तत्र माधुर्यं भवति। तत्र येऽपि जनाः संस्कृतस्यैव न, ये अन्ये जनाः सन्ति, तेऽपि दृष्ट्वा एकक्षणं तत्र विस्मितबुद्ध्या, अरे किम् एतत् अपि संस्कृतेन एवं तत्र रुचिकरं भवति वा? तर्हि एतत् क्रमे वस्तुतः तत्र धनम् अपेक्षितं भवति। यथा 18 परियोजना अस्ति, तथा विधा परियोजना आश्रयणीया स्यात्। परन्तु कदाचित् स्वपक्षतः 30 निमेषात्मकः नाम सेकेण्ड्स् इति यदस्ति बलात्मकः, एवं कश्चन कश्चन विशिष्टः विषयः तत्र अस्माभिः अपि पुरस्कर्तुं शक्यः। नाम अस्माभिः नाम येऽपि संस्कृतस्य जनाः सन्ति, छात्राः सन्ति, आचार्याः तु न एवं तत्र तेषां बुद्धिः तथा न भवति, अतः अहम् एतस्मिन् अहं न तत्र रुचिमान् अस्मि, ते कथयन्ति। तथापि एवं यदि कश्चन गीतिप्रियः अस्ति, तर्हि सः
तस्याः गीतेः यथा प्रायशः भवन्तः नाम वीक्षितवन्तः, समीक्षितवन्तः भवेयुः ये गीते स्निह्यन्ति, गीतेषु वा स्निह्यन्ति। यदि सोनू निगमः यदि कश्चन गीतं तत्र प्रस्तुतवान् अस्ति, परन्तु तस्य गीतस्य श्रवणं किशोरकुमारस्य स्वरे कथं भवति, कीदृशः अनुभवः स्यात् आप्तः, तर्हि तदर्थमपि एऐ इत्यस्य प्रयोगः भवितुमर्हति। तर्हि एऐ इत्यस्य कृते नाम महान् विषयः अस्ति, सर्वत्र एव नवाचारः तत्रैव अन्तर्भवितुम् अर्हति, परन्तु अहं तत्र विषयस्य तत्र एकैकशः तत्र विषयस्य निरूपणं कुर्वन्नस्मि, यत् एऐ इत्यस्य निरूपणं गानक्रमे, नाट्यांशस्य विशिष्टस्य नाट्यांशस्य प्रतिकृतिरूपेण, यथा भवन्तः इदानीं वीडियो इत्यादिषु यूट्यूब् इत्यादिषु भवन्तः पश्येयुः यत् तत्र कृष्णस्य अथवा भीमस्य, यथा छोटा भीम इत्यस्य पूर्वत्र तु प्रदर्शनं जातमेव तत्र दृश्यवाहिनीषु, परन्तु इदानीं कृष्णस्य, रामस्य अथवा नाम कस्यचन अन्यस्य महापुरुषस्य यदि विषये वयं किमपि वदामः, पुरस्कुर्मः एतस्मिन् विषये यत् आदर्शः एवं सा आसीत्, तर्हि केवलं कथनमात्रेण न, तत्र वीडियो मात्रेण नाम वीडियो रूपेण अपि रूपान्तरणं प्रस्तूय अपि तस्य कथनस्य प्रस्तुतिः भवितुम् अर्हति साम्प्रतं। तर्हि एतदर्थं समयः अपेक्षितः भवति, प्रविधिपटुता अपेक्षिता भवति नूनं, परन्तु नवाचारः यदि प्रसारणीयः संस्कृतज्ञेषु, तर्हि नवाचारः तत्र केवलं भाषणविषयः न स्यात्, एतदर्थम् एवंविधाः अपि विषयाः आश्रयणीयाः अस्माभिः एव। यतोहि यदि कश्चन यन्त्रं समक्षं तत्र धत्ते, तर्हि तस्य प्रयोगं जानीयात्, प्रयोगसन्दर्भे कदाचित् विज्ञत्वं विशिष्टं तत्र ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। सर्वे प्रायशः वयं वदामः यत् यस्मिन् समये स्मार्ट्फोन्स् इति यदा न आसन्, तस्मिन् समये सर्वे वदन्तः नाम आसन् यत् वस्तुतः तदेव दूरभाषयन्त्रं सम्यक्, यत्र केवलं सङ्ख्या टङ्किता भवति। परन्तु साम्प्रतं ये 80 वर्षदेशीयाः सन्ति, तेऽपि स्मार्ट्फोन्स् इत्यस्य प्रयोगं सर्वथा कर्तुं नाम शक्ताः सन्ति, येषां रुचिः अस्ति ते तु सर्वथा कर्तुं शक्ताः भवन्ति। तर्हि एवम् अत्र नवाचारसन्दर्भे अपि संस्कृतज्ञानां कृते अपि भवितुम् अर्हति। ये तत्र रुचिं तत्र आदधति, ते सर्वे अपि एवं भूतां बाधां न्यक्कृत्य किमपि विशिष्टं कर्तुं शक्ताः भविष्यन्त्येव इति मदीयः विचारः। तर्हि विशिष्टाः अन्येपि विषयाः सन्ति, येषाम् उपस्थापनं नवाचाररूपेण वयं कर्तुं नाम शक्ताः, परन्तु यथा मम वयः तथा अहं किमपि तथा स्वानुभवपुरस्सरम् उक्तवान्, अन्येपि बहवः विषयासु येषां कृते यथा क्रिकेट् क्रीडायां मम रुचिः अस्ति, प्रायशः अहं नाम मित्रैः सह चर्चाक्रमे वदामि, यदा IPL भवति अथवा नाम साक्षात् क्रिकेट् प्रसारणं भवति, देशस्तरीयं क्रिकेट् क्रीडा प्रसारणं, तस्मिन् समये मम तत्र मनसि भवति यत् संस्कृतेन कथम् एतस्य प्रस्तुतिः न भवितुमर्हति। प्रायशः 10 वर्षाणि जातानि, कश्चन बेङ्गलूरुनगरे कृतवान्, कश्चन उत्तराखण्डे कृतवान्, कश्चन अस्मादृशः जनः उत्तरप्रदेशे भूत्वा B.एड् यदि कुर्वणः अहमासं, तस्मिन् समये कदाचित् तत्र उक्तवान्, हमीर्पुर क्षेत्रे कश्चन जनपदाधिकारी अस्ति, सः कदाचित् आहूतवान्, तदानीम् अहं गतवान्, अथवा अन्ये कश्चन गतवन्तः, अथवा वाराणस्याम् एवं कथं तत्र एवं गुरुकुलीयाः अथवा छात्राः गृहीतवन्तः, तत्र एवमेव प्रदर्शनं जायते। तत्र साक्षात् रुचिः अस्ति अन्येषामपि जनानां, परन्तु वर्धनं न जातम् इति न कथं जातम्, एतदर्थमेव वस्तुतः वयं वाक्यत्रयं, वाक्यपञ्चकम् अथवा केवलं तत्र सर्वथैव प्रवीणाः न स्मः तस्य निरूपणक्रमे, एतदर्थमेव तथा रीतिः अस्ति। अथवा तथा नाम पटुता अपि अस्मासु नास्ति, यथा अन्ये क्रीडकाः सन्ति अथवा क्रीडकचराः सन्ति अथवा ये अन्ये भाषाभाषिणः सन्ति, ये क्रिकेट् क्रीडा सन्दर्भे अपि किमपि नूतनं किमपि दर्शकान् तत्र सम्प्रदर्श्य अथवा प्राक्तनम् अनुभवम् आश्रित्य किमपि मध्ये योजयित्वा साहसं किमपि तत्र कथयन्ति, तदानीं झटिति अस्मिन् क्रमे
कन्दुकक्षेपः जातः तस्मिन् समये किं जातं तस्यैव निरूपणं कुर्वन्ति। तर्हि एवं विधाः जनाः विशिष्टाः अपेक्षिताः भवन्ति। केवलं नास्ति यत् अर्धहोरात्मकः नाम क्रिकेट् अर्धहोरात्मकं क्रिकेट् क्रीडा समायोजनं जातम्। अस्तु अहं तत्र सम्यक् कृतवान्, शुद्धम् उक्तवान् वा अशुद्धम् उक्तवान् वा कश्चन अपि न तत्र वीक्षते। सर्वे प्रशंसन्ति, अरे क्रिकेट् क्रीडायाः प्रसारणं जातं, साक्षात् संस्कृतेन प्रसारितवान्। अहं कदाचित् दृष्टवान् नाम वस्तुतः समीक्षादृष्ट्या यत् के किं किं वदन्तः भवन्ति। नाम तत्र सदुःखं वदामि यत् प्रायशः 50% मिताः तु तथा एव भवन्ति ये केवलम् इतस्ततः वदन्ति। तर्हि यदि कश्चन वदेत् यत् न भवान् तु शुद्ध्यशुद्धिविषयं तत्र विवेकं करोति, अनेन संस्कृतस्य हानिः भवति वस्तुतः। यत्किमपि भवान् जानाति तस्मिन्नेव भाषास्वरूपे भवान् वदतु, एवं तथैव प्रगतिः स्यात्। परन्तु यदि राष्ट्रीये प्रसारणे भवान् स्यात्, एवं कश्चन वदेत् न अहम् इस स्टेशन जैसे यथा हिन्द्यां कश्चन वदति मैं इस स्टेशन पहुंच गया हूँ या हम पहुंच गया हूँ, तर्हि हासः भवति। अथवा अत्र दिल्ल्यादिषु भवति विश्वविद्यालये पहुंच गया हूँ मैं, अथवा कश्चन वदति केन्द्रीय सचिवालय एवमस्ति, तर्हि हासः भवति। अन्ये जनाः ये हिन्द्यां हिन्द्यां तत्र प्रवीणाः भवन्ति ते कथयन्ति नु यत् अरे एवं विधः जनः अस्माकं तत्र कमेण्टेटर् इति निरूपकः अस्ति वा, अथवा भाषणकर्ता यः अस्ति सः स्वयमेव पटुः नास्ति, कथं भाषाम् उन्नीयात् असौ। तर्हि एवम् उन्नायकाः अपेक्षिताः सन्ति यत्र क्षेत्रीयदोषः न स्यात्, यत्र सर्वविषयाणां निरूपणे नाम दाक्ष्यं स्यात्, क्रिकेट् क्रीडा स्यात् वा साक्षात् निरूपणं श्वः नाम तत्र विशिष्टः दिवसः अस्ति स्वतन्त्रतादिवसः। तर्हि एतदर्थं प्रशासनम् आमन्त्रणं कुर्यात् अस्मदर्थं यत् भवान् आगच्छतु, साक्षात् प्रसारणमस्ति, भवान् अत्र किं किं तत्र नाम वीक्षमाणः अस्ति तत्सर्वं भवान् स्वसंस्कृतभाषायां स्वसंस्कृतगिरा भवान् तत्र सर्वं पुरस्करोतु। यदि कश्चित् एवं कुर्यात् नाम अस्मादृशः न कर्तुं शक्ताः, अहं पूर्वम् उक्तवान् तत्र इच्छा अस्ति, परन्तु दूरदर्शनत्यागः यदा स्यात् तदानीं कदाचित् अहं कर्तुं तत्र प्रभुः स्याम् इति मदीया अपि तत्र मदर्थमपि आह्वानमेतत् अहं कर्तुं तथा शक्नुयाम् इति मदीया अपि तत्र इच्छा अस्ति। अहं करिष्यामि इति मदीया मनीषा। परन्तु अन्ये ये संस्कृतपटवः सन्ति ते न कुर्वन्ति। नाम ये आचार्याः सन्ति ते कथयन्ति यत् समयः न प्राप्यते, परन्तु इतस्ततः जल्पनं कर्तुं समयः भवति, इतस्ततः परियोजनादिकं स्वविषयस्य एव चर्वणम् अपेक्षितं भवति, यतोहि तेन एव विषयस्य स्वारस्यम् अधिकं भवति। परन्तु येषां विषयाणां प्रस्तुतिः नाम यथा नवाचारः, संस्कृते नवाचारः, अद्य अहं यद् वदन् अस्मि तस्यैव उपस्थापनं यदि अन्यत्र करिष्यामि तर्हि चर्वणमेव अस्ति तत् पुनः पुनः। तर्हि एतस्मिन् समये यदि समयः कश्चन प्राप्नोति एतदर्थं, परन्तु एतदर्थं समयं न प्राप्नोति यदि कश्चित्, तदर्थं संस्कृतदौर्भाग्यमेव। ये छात्राः सन्ति ते सर्वथा संस्कृते मुग्धाः न भवन्ति, अथवा यदि मुग्धाः सन्ति ते तर्हि तेषु तथा दाक्षिण्यं न आयाति भाषाप्रावीण्यसन्दर्भे। तर्हि मन्ये एतदर्थं नवाचारसन्दर्भे तत्र अहम् एवं वदन्नस्मि समीक्षादृष्ट्या तत्र एवं मम नास्ति यत् अन्ये सर्वे विज्ञाः न सन्ति अथवा अस्मादृशाः एव कर्तुं शक्ताः, एवं नास्ति मदीया तत्र मतिः। परन्तु यदि कश्चन एवं कुर्यात्, अहं जाने तदर्थम् अपि धनस्य आवश्यकता भवति, अहं केवलं वदन्नेव नास्मि, जानामि अपि यत् धरातले किं किम् अपेक्षितं भवति। यदि कश्चित् वदेत् तर्हि तदर्थं वीडियो रिकार्डर् अथवा सामग्री अपेक्षिता भवति, स्टूडियो भवति अपेक्षिता। एवं नास्ति यत् अहं गृहे अस्मि, पृष्ठे किम् अस्ति तद् दृष्ट्वा एव भवन्तः पलायिता भवेयुः, अरे अस्मदृशः साधारणः जनः अस्ति। परन्तु यदि क्रिकेट् क्रीडा क्षेत्रे प्राङ्गणे यदि प्रविष्टः सन् यथा अन्ये भवन्ति, तथा नाम ये प्रसिद्धाः सुप्रसिद्धाः निरूपकाः वृत्तान्तनिरूपकाः ये भवन्ति, तथा विधं सौविध्यं यदि AI समयः अस्ति, अत्याधुनिकं युगम् अस्ति, तथाविधं किमपि वयं निर्मीय वा यदि किमपि तथा कुर्मः तर्हि नूनम् अन्ये मुग्धमुग्धाः भूत्वा नाम तत्र पश्येयुः यत् अरे किं किम् अत्र प्रदर्शयन् अस्ति असौ अस्ति। तर्हि भाषाक्रमेपि दाक्षिण्यम् अपेक्षितमस्ति, अथवा ये जनाः सन्ति नाम अम्बानी अडानी इत्यादयः तेऽपि कथं न स्वीकुर्वन्ति यत् हरियाणाभाषायाः तत्र आगमनमस्ति, नाम
तदर्थं भवति अपेक्षा यत् वस्तुतः जनाः एतावन्तः सन्ति, लक्षशः जनाः सन्ति, तदर्थं तेषां कृते अहं तत्र समवायः कथयति यत् अहं तदर्थम् एतासु भाषासु प्रसारणं कुर्वन् अस्मि। परन्तु यदि संस्कृतप्रेमी कश्चन अस्ति, यथा प्रधानमन्त्री यदि प्रेमी अस्ति, सत्यम् एव अस्ति, असौ प्रतिदिनं प्रातः उत्थाय अस्माकं कार्यं यदस्ति सुभाषितस्य तस्य उपस्थापनं करोति, एक्स् इत्यत्र पोस्ट् करोति, FB इत्यत्र पोस्ट् करोति, तर्हि तथा विधः विशिष्टः जनः एकवाक्यं वाक्यत्रयं वा करोति अथवा किमपि लिखति संस्कृताय, ये समवायाः यदि एवं कुर्युः तर्हि तदर्थं करस्य न तत्र नैयून्यं स्यात्, एवं यदि कश्चन कुर्यात्, यथा ONGC कृतवान् समवायः इति संस्कृतप्रतिष्ठानार्थं, तदर्थमेव कश्चन कुर्यात्, अम्बानी एव कर्तुं शक्नुयात् वस्तुतः, तदर्थं जियो इति समवायस्वामी, तर्हि एवं विधः प्रकल्पः यदि आरब्धः स्यात्, परन्तु अस्मदर्थम् आह्वानं तत् स्यात् यत् तथा विधाः द्वित्राः जनाः एव अपेक्षिताः न सन्ति, केवलं तत्र संवाचकाः एव न अपेक्षिताः सन्ति, तस्य श्रवणमपि अपेक्षितमस्ति, ये श्रोतारः सन्ति तेऽपि विज्ञाः अपेक्षिताः सन्ति। तदर्थम् एकस्मिन्नेव दिने अहं लक्षशः श्रोतृवृन्दम् अहं तत्र उत्पादयितुं न शक्तः स्याम्। तदर्थम् अध्यापकाः ये सन्ति तेषां हृदि अपि स्यात् वस्तुतः संस्कृतस्य उपस्थितिः अथवा संस्कृतस्य प्रस्तुतिः भाषासन्दर्भे सर्वथा अस्माभिः करणीया, न केवलं शास्त्रदृष्ट्या। तर्हि संस्कृतस्य तदानीं संस्कृते वस्तुतः नवाचारः यत्किमपि वयं वदामः तस्य सर्वत्र सम्प्रस्तुतिः भवेत्, सर्वत्र सम्प्रसारणं स्यात् इति। तर्हि एवमेव उक्त्वा मन्ये महीयान् समयः मया गृहीतः, अर्धहोरावधिकः एव समयः मदर्थम् अपेक्षितः आसीत्, नाम भवद्भिः सङ्कल्पितः आसीत् इति अहं जाने। तदर्थम् अहं स्ववाण्याः विरामम् इदानीं करोमि। अत्र भवतः सर्वान् आलक्ष्य येपि आयोजकाः सन्ति अथ येपि अत्र श्रोतारः सन्ति, तेभ्यः समेभ्यः अहं पुनरपि भूयः धन्यवादान् पुरस्करोमि, नमश्च करोमि। धन्यवादाः आचार्याः। संस्कृते नवाचारः। पुनः अहं वच्मि, अस्य शीर्षकस्य हिंदी भाषायां भवति संस्कृत में नए नए क्या हम व्यवहार करते हैं या आचार करते हैं, इसके विषय पर है। अर्थात संस्कृत भाषा में हम क्या नवीन नवोन्मेष शालिनी कैसे हम संस्कृत भाषा को कर सकते हैं, इस विषय अस्मिन् ये इस शीर्षक आज का शीर्षक है। यतोहि अत्र हिंदी भाषाम् एव जानन्ति तादृशाः अपि अत्र अस्माकं दर्शकाः श्रोतारः सन्ति, तस्मात् शीर्षकस्य एतद् अनुदितः मया। अस्तु, तर्हि भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकं मिश्रवर्याणाम् एतद् महत्वपूर्णं व्याख्यानं। संस्कृते नवाचारः कथं भवितुमर्हति, अधुना भवति, इतोपि आगामी समये कथं भविष्यति इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण विस्तृतवन्तः भवन्तः। तत्र नूतन ब्लॉग निर्माणं कथं कर्तुं शक्यते, इतोपि AI जेमिनी चैट GPT इत्यस्य कथं वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः इत्यस्मिन् विषयेपि विस्तरेण भवन्तः समुद्बोधितवन्तः। एतस्मै वयं सर्वे धन्याः। अथ च भवन्तः इतोपि समयः यदि लभ्यते चेत् अवश्यं अस्माकं महोत्सवे समागमिष्यन्ति इति आशासे। अस्तु, धन्यवादाः। अधुना अहं क्षन्तव्यः अस्माकं आचार्यैः शुभमय महोदयैः, यतोहि प्रथमं भवन्तं
आहूतवान् आसम्, परन्तु एवं जातम्, अतः क्षन्तव्यः। अस्तु चेद् अद्यतनस्य अध्यक्षीय व्याख्यानाय अहं साक्षात् आवाहयामि, निवेदयामि, प्रार्थयामि दूरदर्शन आकाशवाण्याः ध्वनिसाधकाः राजनांदगांव छत्तीसगढ़ प्रदेशात् श्रीमन्तः धीमन्तः मुखर्जी वर्याः सन्ति। तान् अनुरुन्धे भवन्तः समागत्य अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति। अन्येषां श्रीमन्तः धीमन्तः अन्येषां यदि अन्येषां यदि जिज्ञासा जिज्ञासा वर्तते वर्तते ते परिचर्चारूपेण परिचर्चारूपेण प्रश्नाः प्रश्नाः अत्र अत्र भवेयुः। भवेयुः। अस्तु अस्तु, क्षम्यतां। तर्हि यदि जिज्ञासा अस्ति चेत् दर्शकाः, विद्वांसः अत्र प्रष्टुं शक्यन्ते। यदि अस्माकं मुख्यवक्तारः अधुना सन्ति तर्हि। प्रणाम। मैं संस्कृत में बहुत अच्छा नहीं हूँ। संस्कृत आप सभी संस्कृत विधि सुधीजनों के सामने आज मुझे आने का मौका मिला है, और सर्वप्रथम मैं पूर्णिमा दीदी खैरागढ़, जिन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्तावित किया, और चूंकि कुछ ऐसे शोध कार्य चल रहे हैं जिस विषय पर उनसे मेरी बात होती रहती है और उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, तो ये बात हुई कि नवाचार के विषय में आप, क्योंकि मैं संस्कृत से स्वयं, मेरा जो संस्कृत भाषा पर पकड़ नहीं है, परंतु संस्कृत भाषा पर पकड़ न होने के बावजूद भी संस्कृत कितना आवश्यक है, और चूंकि कई भाषाओं की जननी होने के कारण और प्राचीनतम भाषा होने के कारण, जिसमें भाषा और साथ साथ लिपि भी होने के कारण, जिसमें अगर किसी भी वस्तु का बीज, मतलब जहां पर हम उसका नींव समझे, वो जहां है और उसका प्रामाणिक अभिलेख या प्रामाणिक ध्वनि उच्चारण या प्रामाणिक उसका ध्वनि से उसका एक, संस्कृत में एक मैं जहां जहां पढ़ रहा हूं, एक मंडल विधि होती थी जिसके आधार पर लोग संस्कृत को याद कर लेते थे। मतलब एक ऐसा यंत्र बनाया जाता था जिसे देख करके और जिस पर मंत्र पाठ करके उसे सामयिक रूप से चीजों को विलक्षणता के साथ मन जो है उसको अवधान विधि से अपने आप में ग्रहण कर लेता था। ये अवधान विधि से ग्रहण करने की प्रक्रिया केवल ये जो प्रक्रिया है और इसकी जो एबिलिटी है, मतलब ये जो संभव है, ये केवल संस्कृत में ही संभव है। वो क्यों संभव है, इस पर जब हम अंदर रिसर्च करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि वायुमंडल में या हमारी प्रकृति में जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों से ही बना हुआ भाषा, अर्थात शब्दार्थ से नहीं या भावार्थ से नहीं, केवल ध्वनियार्थ से बना हुआ भाषा संस्कृत है। ये समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हम तकनीक की तरफ बात करते हैं तो हम आज एक बहुत खतरनाक लूप में फंसते जा रहे हैं, जो है ट्रांसलेशन या अनुवाद। हम कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृत को समझने के लिए हम संस्कृत में अनुवाद करें, अर्थात अगर कोई एक बहुत अच्छा अभिलेख हमको मिला, हम उसे एआई से या ट्रांसलेटर से या गूगल ट्रांसलेटर से हम उसे इनपुट देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उसको ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करके वो हमको बताएगा। आप सोचिएगा, जिस भाषा में आपकी पकड़ है उस भाषा में आप सोचते हैं, मनन करते हैं। आप उस भाषा में बोलने के पहले हो सकता है कि आपकी प्राथमिक भाषा, मातृभाषा जो होती है, आप मनन उसमें करते हैं, और अगर अंग्रेजी में आपको कहीं बोलना है या किसी और लैंग्वेज में बोलना है, आपकी सेकंड थर्ड ऐसी लैंग्वेजेस हैं आपके पास में, तो आप उसमें जरूर बोलते होंगे, परंतु मनन करते उसी भाषा में है जिसमें आपका पकड़ है। तो
एआई जो है और जो आपका जो आज आधुनिक युग में जो हम कंप्यूटर है, हो ये रहा है कि हम संस्कृत के लोग इस गणित का, जैसे पहले जो था, पहले जो अष्टाध्यायी थी या हाँ पाणिनि जैसे लोग थे, या हमारे जो बड़े हाँ पतंजलि का जो ध्वनि के ऊपर में पतंजलि जी ने जो अपने उसमें लिखा है, इस तरीके से जो उनका जो कॉन्सेप्ट था, मतलब कि ध्वनि को हम समय के ग्रुप में, मतलब ध्वनि मतलब कभी कोई एक हाथी अगर मेरे तरफ आ रहा है या एक गाय मेरे तरफ आ रही है, तो मैं गाय का पैर मेरे तरफ आ रहा है या मेरे तरफ उसका नाक आ रहा है या गाय के 2 आंखें आ रही, ऐसे हम नहीं करते ना, हम तो कहते सीधा गाय आ रहा है। तो इसी तरह अवधान विधि से जब हम भाषा को समझते हैं, हम ये संभव है कि इसकी प्रामाणिकता भी मिल रही है आजकल, कि जैसे एक बहुत प्रचलित एक कहानी कहिए या सत्य घटना कहिए जो हम बार बार सुनते हैं विवेकानंद जी के ऊपर, जब वो ट्रेन से सफर कर रहे थे और उनको एक किताब मिली और वो किताब वो पढ़ने लगे और वो किताब बाद में किसी कारण से वो किताब गिर गया या जो भी हुआ, उस पर कई सारी अलग अलग कहानियां हैं। तो वो बाद में जब उनको कहा उसने, तो वो सारा किताब उन्होंने, सारा जो भी उसमें लिखा था उन्होंने उसको कह दिया। तो क्या एक एक अक्षर, जैसे हम पढ़ते हैं, जब हम छोटे रहते हैं तब हम एक एक अक्षरों को मिला करके एक एक शब्द बनाते हैं, फिर शब्दों से हम पढ़ते हैं, तो ऐसे ही जब हम उन्नत होते जाते हैं तो एक बार में जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, जब हम पूरा एक वाक्य पढ़ते हैं और वाक्य ही हम अवधान से अपने आप में याद कर लेते हैं, तो हमारे समझ के अंदर वो पूरा जो संरचना है वाक्य की और ध्वनि की, वो हमारे अंदर आ जाती है। और प्रकृति के ध्वनि, तो जो प्रकृति का जहां से जन्म हुआ, हम भी अभी भी साइंस भी अभी मान रहा है कि जिसमें जो बिग बैंग थ्योरी जिसमें साइंस मान रहा है, तो व्हाट इज फर्स्ट, मतलब अगर हम पीछे 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 जाते हैं तो हमको अंत में मिलता है कि सबसे छोटा पार्टिकल जो था, व्हाट इज द पार्टिकल, साउंड पार्टिकल। वो कह रहे हैं कि वहां पर एक ध्वनि का एक छोटा सा पार्टिकल था, वेव पार्टिकल था, और वो वेव पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, उसके बाद सारी रचनाएं ऐसे ऐसे बनती गई। एक ये है। और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तो है, तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में तो हम बहुत आगे से ही चलते आ रहे थे कि हम हमारे यहाँ पे अलग अलग वो थे, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ कहाँ सफर करती है, तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास था ही। तो आज जब हम बात करते हैं ध्वनि की, तो ध्वनि पर बहुत सारा जो रिसर्च करने का पैटर्न है हमारा, जो हमको ध्वनि को सुनने और समझने का पैटर्न है, वो हमको ये करना पड़ेगा कि आप जब देखेंगे इसको समझने के लिए हमारे पास में जो उन्नत साइंस था वो हमारा था बीज मंत्र। क्योंकि जब आप सौंदर्य लहरी या आनंद लहरी, जो सौंदर्य लहरी का दूसरा पार्ट है, उस पर जब हम रिसर्च करने जाते हैं, और तो हमको ये समझ में आता है कि आदि शंकराचार्य जी ने उस पर उन्होंने एक श्लोक लिखा। श्लोक का एक बीज मंत्र था और उस बीज मंत्र का एक यंत्र है। और ये जो आज जो हम श्री यंत्र की बात कर रहे हैं, तो श्री यंत्र आज हमारे पास में प्रकट रूप में इसीलिए है क्योंकि आनंद लहरी है हमारे पास या सौंदर्य लहरी है। तो ये जो प्राकट्यकरण था, मतलब प्राकट्य कैसा, ध्वनि का प्राकट्य कैसा होगा, ध्वनि का प्राकट्य प्रकाश, ध्वनि पर प्रकाश का मतलब जहां पे ध्वनि श्रव्य के साथ साथ दृश्य भी बन जाए ऐसा, क्योंकि पहला दृश्य नहीं था, पहले ध्वनि थी, ध्वनि के बाद दृश्य आए। तो अगर दृश्य आ जाए, ये क्रिया कैसे होगी, वाइब्रेशन से होगी, मतलब प्रतिध्वनि से होगी। प्रतिध्वनि इस तरह से किसका प्रतिध्वनि होगा, तो कहा गया कि ओम जो बीज मंत्र है, ओम जो बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र का जो यंत्र है वो श्री यंत्र है, ओम का यंत्र श्री यंत्र है। तो हम अगर इसको केवल मान लें कि कैसा ये श्री यंत्र, कैसा ओम का यंत्र श्री यंत्र है, क्योंकि कहीं पे लिख दिया गया है इसलिए हम नहीं, जब हम इसको साउंड ऑसिलोग्राफ में चेक करते हैं, रेत के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब हम एक चादर के नुमा, तने हुए चादर के नुमा उस पर करते हैं और उसको हम वाइब्रेट कराते हैं ओम से, और अलग अलग चीजों से भी वाइब्रेट कराते हैं, और अलग अलग ध्वनियों से, हम से,
अलग अलग ध्वनियों से, जितनी भी ध्वनियां हैं उससे। तो जब ओम का उच्चारण प्रॉपरली उस पर किया जाता है और उस पर ओम का अभिमंत्रित किया जाता है उसको, तो उस पर अपने आप वो जो रेत के कण हैं वो श्री यंत्र के रूप में उभर करके सामने आते हैं। ये रिसर्च से सामने आ गया है। ये मैं क्यों भाषा से ऊपर जाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज जब हम आधुनिक रूप में, आधुनिक जगत में हैं, तो दो तरीके से इनपुट जा रहा है हमारे पास। एक तो इनपुट जा रहा है ट्रांसलेटिंग मेथड से, इनपुट तो चले जा रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में। अगर हम इस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो भाषा की अपनी संस्कृति होती है, और भाषा की संस्कृति के अनुसार उसका मनोयोग भाव होता है, और इसमें भाव बदल जाता है जब हम ट्रांसलेशन मेथड में जाते हैं। परंतु कोई भी भाषा हो विश्व का, उसका अगर चकारात है, अगर क है, अगर त है, अगर म है, भगण है, ये जो गणों का प्रयोग, गण की बातें की गई, मतलब कौन से गण का वो होगा, फिर भाषा के अंदर कैसा तत्व होगा, भाषा कौन से धातु को रिलेट करेगी, ये जो बातें कही गई संस्कृत में, जो ये जो पूरा जो बनाया गया, ये आप देखिए कितना साइंटिफिक था। और जब मेंडलिन, जिनके कारण आज वर्तमान का केमिस्ट्री जिंदा है, उनकी रसायन शास्त्र जिसको कहते हैं, वो पूरा जो जिंदा है, उसका जो मेंडलिन की जो थ्योरी है, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा K2, तो उसके लिए HO, तो उसके लिए NO4, तो H2O पानी के लिए, इस तरीके से पूरी थ्योरी बनी हुई है जिससे पूरा साइंस टिका हुआ है। वो जब वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे पाणिनि के ये सूत्र से ही उन्होंने अपना मेंडलिन का जो सूत्र है, जो उनका जो रसायन सूत्र जो उन्होंने पूरा किया, जो उन्होंने टेबल बनाया है, वो उनके ही उससे प्रभावित होकर के उन्होंने उसको पूरा कर पाया। मतलब जब भी, इसका मतलब ये है कि हम जब मंत्र पढ़ते हैं, या हम जब बात करते हैं, या जब हमारे ध्वनियां हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो ध्वनि शरीर के अंदर जाने से हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं, और उस भाव से हमारे अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसको हम आज के युग में हार्मोन्स कहते हैं, और इसी हार्मोन्स के परिवर्तन से फिर हम जो क्रियाएं करते हैं, या उससे जो ठोस बनते हैं, जो चीजें बनती हैं, इस तरीके से ही पूरा प्राकट्यकरण होता है। मतलब जो एक किसी की कल्पना, किसी की चेतना, किसी की इच्छा ही किसी प्राकट्य का जन्म लेता है। ब्रह्मा की इच्छा ही हम लोग हैं। ये जो बात है, ये बिल्कुल सत्य है, और इसको प्रमाणित हम मॉडर्न साइंस में भी ये प्रमाणित होता है। अब बात है कि एआई, तो एआई दो तरह से काम कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो एआई को हम टेक्स्ट इनपुट देते हैं, और टेक्स्ट इनपुट देने के बाद हम उससे आउटपुट लेते हैं। दूसरा है, हम उसको साउंड इनपुट देते हैं। साउंड इनपुट जब हम उसको देते हैं, तो साउंड इनपुट को वो एनालाइज करता है। मेरे पास कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स रखे हुए हैं जिसको साउंड इनपुट, मैंने अभी सौंदर्य लहरी के 100 जो श्लोक थे, उसको एक श्लोक देता गया, उसमें कितने गण थे, कितने अलग अलग गणों के कितने कितने शब्द आए, उन शब्दों को अगर उच्चारित किया जाता है तो कैसे उसके प्रभाव आएंगे, इस पर एक रिसर्च बनाया है। अगर आप लोगों में से कोई भी इच्छुक होगा तो हम उसको बाद में आपस में शेयर कर सकते हैं, जिसे देखेंगे तो हमको सामने ही दिखेगा कि कितने कितने अच्छे तरीके से ये एआई काम कर रहा है। और बात यह है कि एआई का यूज करने का तरीका जो है हमको बदलना पड़ेगा संस्कृत के लिए, क्योंकि संस्कृत जो है वो मतलब भाषा ध्वनि अर्थ से नहीं, वो ध्वनि अर्थ से का भाषा है, शब्दार्थ का नहीं, इसलिए हमको उस पे जाना पड़ेगा। तो छोटा छोटा हम कुछ प्रेजेंटेशंस देखते हुए इस पर बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा जल्दी जल्दी हम इसको समझ पाएंगे। कुछ थोड़ा रोचक भी रहेगा, ना तो मैं बोलते जाऊंगा तो मोनोटोनस हो जाएगा ये। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे सब लोग, थोड़ा बोल देंगे अगर तकनीकी कोई दिक्कत होगी तो। जी जी, देख पा रहे हैं जी। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं।
आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही रोमांचक और बिल्कुल नए विचार पर चर्चा करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हमारी आधुनिक तकनीक एक ऐसी डिजिटल टाइम मशीन की तरह काम कर सकती है जो समय के साथ पूरी तरह से मिट चुकी चीजों को वापस ले आए? देखिए, जब भी हम इतिहास को सहेजने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पुरानी इमारतें, कंकाल या फिर कोई प्राचीन पांडुलिपि है? आप सुन भी पा रहे होंगे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी, सुन पा रहे हैं। ये बनाया हुआ भी मेरा ही है। और ये एआई का एक तकनीक का प्रयोग है। आप इसलिए भी ये काम का हो जाएगा हमारे लिए, विशेषकर आज के लिए ही ये बना हुआ है। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैं, हम इसको सुनते जाते हैं और आगे आप सभी सुधीजन है समझते ही जाएंगे ना, लेकिन उस इतिहास का क्या जिसे हम देख ही नहीं सकते? आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब एक नए डिजिटल पुरातत्वविद का रूप ले चुका है, जो उस इतिहास में जान फूंक रहा है जो पूरी तरह से अदृश्य है। तो जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है वो ये है कि एआई प्राचीन दुनिया की खोई हुई ध्वनियों को वापस कैसे ला सकता है। ध्वनि या आवाज का स्वभाव ही ऐसा है कि वो क्षणिक होती है। वो पैदा होती है, कुछ पल गूंजती है और फिर हवा में हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सदियों पहले किसी भव्य महल में गाया गया कोई गीत या प्राचीन मंत्रों की सटीक धुन, क्या ये सब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर एआई एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। एआई एक ऐसे टूल के रूप में सामने आया है जो इस अदृश्य और हवा में खो चुकी आवाज को पकड़कर उसे फिर से हमारे कानों तक पहुंचा सकता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हम वास्तव में क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनेस्को का ये मानक हमें याद दिलाता है कि विरासत का मतलब सिर्फ ढहते हुए पत्थर और पुरानी हड्डियां नहीं होता। इसमें हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी शामिल है। ये वो विरासत है जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, जैसे कि हमारी परंपराएं, अनुष्ठान और सबसे महत्वपूर्ण हमारा संगीत और ध्वनियां। ये वो चीजें हैं जिनके बिना किसी भी संस्कृति की पहचान अधूरी है। और विडंबना देखिए, हम इस अदृश्य विरासत को कितनी तेजी से खो रहे हैं, और वो भी दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में। एक तरफ हमारी भौतिक दुनिया है जहां बढ़ते शहरीकरण, प्रदूषण और पुरानी इमारतों के टूटने से उनकी प्राकृतिक ध्वनि की यानी एकॉस्टिक्स नष्ट हो रही है, और दूसरी तरफ हमारी डिजिटल दुनिया है। जब हमने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को डिजिटल रूप में बदलना शुरू किया तो उन्हें आसानी से सर्च करने योग्य बनाने की होड़ में हमने उनके बेहद महत्वपूर्ण उच्चारण चिन्हों को ही हटा दिया। मतलब हम अनजाने में ही अपनी भाषाई और ध्वनिक विरासत का एक बड़ा डिजिटल क्षरण कर रहे हैं। तो चलिए इस समस्या के पहले समाधान की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्राचीन ध्वनिक स्थानों का सिमुलेशन, यानी ध्वनि का भौतिक पुनर्निर्माण। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे प्राचीन वास्तुकार कोई नौसिखिए नहीं थे। आधुनिक विज्ञान के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही वे ध्वनि विज्ञान को बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने छतों की ऊंचाई, दीवारों के घुमाव और निर्माण सामग्री का जो इस्तेमाल किया, वो सिर्फ इमारत को सुंदर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि एकदम परफेक्ट एकॉस्टिक्स हासिल करने के लिए था। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि किसी विशेष अनुष्ठान या संगीत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इमारत के डिजाइन को कैसे ढालना है। इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। यह इटली के ओडियो कॉर्नारो का 16वीं सदी का ब्लूप्रिंट है, जिसे विशेष रूप से संगीत कार्यक्रमों के लिए डिजाइन किया गया था। इस योजना को जरा ध्यान से देखिए। शोधकर्ताओं ने इस ब्लूप्रिंट का उपयोग करके यह मैप किया कि आवाज कहां से आएगी। और आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में रामगढ़ है, हमारे अंबिकापुर के पास, और रामगढ़ में यही एकॉस्टिक्स के ऊपर में काम हुआ था और एक रंगमंच बनाया गया था कालिदास जी के समय में, मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो। और ऐसा ही कि उसके अंदर जो वो होता था, ये जाके देखने गए, आज भी वो है, वो उसके एकॉस्टिक्स उतनी नहीं बची है पर आज भी वो काम करता है। तो ऐसी चीजें हमको मिलेंगी हमारे आसपास भी। सुनने वाले कहां बैठेंगे? इसके ध्वनिक परीक्षण के लिए बाकायदा एक पूरा ग्रिड तैयार किया गया था। इससे पता चलता है कि उस समय का आर्किटेक्चर कितना वैज्ञानिक और सटीक था। अब जादू यहां शुरू होता है। शोधकर्ताओं ने उस सदियों पुराने ब्लूप्रिंट को लिया और उसे सीधे इस 3D डिजिटल वायरफ्रेम में बदल दिया। ये कोई साधारण चित्र नहीं है, ये उस अदृश्य स्पेस का एक परफेक्ट गणितीय मॉडल है जहां कभी संगीत गूंजा करता था। सोचिए, इस 3D मॉडल के बिना हम कभी यह समझ ही नहीं पाते कि उस कमरे के हर एक कोने में ध्वनि की लहरें कैसे यात्रा करती थी। लेकिन सिर्फ ढांचा बना लेना काफी नहीं है।
एकदम सटीक ध्वनि की भविष्यवाणी करने के लिए एआई और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को बहुत सी छोटी-छोटी लेकिन अहम बातों को कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि संगमरमर का फर्श कितनी आवाज को सोखेगा, कांच की खिड़कियों से टकराकर आवाज कैसे बिखरेगी, वहां लगे लकड़ी के दरवाजे और बैठने की बेंचों का क्या असर होगा। ये सारा जटिल डेटा एआई मॉडल में फीड किया जाता है ताकि उस हॉल का बिल्कुल असली साउंडस्केप फिर से तैयार किया जा सके। और क्या ये एआई मॉडल सच में काम करते हैं? इस ग्राफ को देखिए। यहाँ वास्तविक दुनिया में मापी गई आवृत्ति प्रतिक्रियाओं और एआई द्वारा सिमुलेटेड प्रतिक्रियाओं की तुलना की गई है। दोनों रेखाएं एक दूसरे से इतनी सटीक रूप से मेल खाती हैं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। यह अगर इसी के साथ में रखते हुए एक बात अगर अपन कहे, नदी जहां बहती है, आपको पता होगा कि अगर नदी के आसपास जो पेड़ पौधे उगते हैं, उन पेड़ पौधों को अगर हम काटते हैं तो वो नदी वहां से अपना रुख बदलना शुरू करती है या वहां से वो कटाव करना छोड़ देती है और नदी धीरे धीरे या तो सूखने लगती है या तो उसका इकोलॉजी बदल जाता है। वैसे ही साउंड के साथ भी होता है। साउंड का अगर परिदृश्य जहां पर वो साउंड रहता था, जिस तरह उसकी शुद्धता थी, क्योंकि उसका शुद्धता उसका आवरण और उसकी प्रतिध्वनि होती है। और आज जो भाषाओं का पतन हो रहा है, न्यूनतम भाषाओं में जो न्यूनतम शब्द आते जा रहे हैं, जो उच्चतम शब्दों का तिरोभाव होता जा रहा है भाषा में, वो इसीलिए हो रहा है कि हम शुद्धता और पवित्रता पर ध्यान देना बंद कर दिए। क्योंकि भाषा किस पे है? भाषा है हमारे शरीर पर। भाषा किस पर ग्रहण करता है? भाषा किस पर रहता है? भाषा रहता है हमारे शरीर पर। हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, मतलब हम क्या कहते हैं, नाद किसको कहते हैं? हम नाद कहते हैं सांस, जो हमारा जो हवा है, सांस है, और जो अग्नि है, दकार मतलब अग्नि, और ये दोनों का जब मिलन होता है तो वहां पर नाद परिदृशित होता है। तो नाद रहेगा कैसे? अगर हमारी अग्नि खराब होगी, अगर हमारी अग्नि अपवित्र होगी, तो हमारा नाद भी वहां अपवित्र होगा। भाषा में बेवजह के शब्द आएंगे, भाषा इस तरह के शब्दों की तरफ चला जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में वो शुद्धता नहीं आ पाएगी। आज देखिए ब्रिटिश लैंग्वेज की जो ब्रिटिश इंग्लिश थी, वो भी अशुद्ध हो गया। हम कोई भी अजीब अजीब शब्द बोल रहे हैं। हमारे जो अभी जो जैनजी आंदोलन हुआ, जो कुछ भी हुआ, वहां पे कुछ कुछ अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग होने लगा और लोग एक दूसरे को अजीब अजीब शब्दों से बात करने लगे। साबित करता है कि एआई के अनुमान एकदम सटीक हैं और हम इतिहास को डिजिटल रूप से फिर से जी सकते हैं। एक और बेहद दिलचस्प बात सामने आई जब शोधकर्ताओं ने 16वीं शताब्दी के एक वोकल पीस का सिमुलेशन किया, तो उन्होंने पाया कि ऑडियो कॉर्नारों की बनावट ने प्राकृतिक रूप से गायक की आवाज को ठीक उसी जगह पर बढ़ा दिया जहां गायक अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा लगा रहा था। मतलब बिना किसी आधुनिक स्पीकर या माइक के महज उस कमरे की दीवारों और छत ने ही आवाज को पूरी तरह से एम्पलीफाई कर दिया। तो भौतिक स्थानों की बात तो हो गई, अब हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर मुड़ते हैं, प्राचीन उच्चारण स्वरों की बहाली, यानी गायब हो चुकी धुनों का भाषाई पुनर्निर्माण। हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद कितना प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका मंत्रोच्चार एक बहुत ही परिष्कृत उच्चारण प्रणाली पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। जब इन प्राचीन ग्रंथों को इंटरनेट के लिए डिजिटाइज किया गया, तो अनजाने में उनके महत्वपूर्ण उच्चारण चिन्ह हटा दिए गए। क्यों? ताकि कोई भी आसानी से टेक्स्ट को सर्च कर सके। लेकिन ऐसा करने से हुआ ये कि मंत्रों का पूरा अर्थ और उनकी मूल धुन का नक्शा ही नष्ट हो गया। इन मंत्रों के मूल में मुख्य रूप से ये 3 स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। हम इन्हें वैदिक मंत्रोच्चार का डीएनए कह सकते हैं। ये केवल संगीत के सुर नहीं है, ये शब्द का अर्थ भी तय करते हैं। संस्कृत में अगर आपने एक भी स्वर का उच्चारण गलत कर दिया तो पूरे शब्द का मतलब ही बदल सकता है। इसलिए इन चिन्हों का गायब होना कोई छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, यह एक पूरी की पूरी परंपरा के हमेशा के लिए खो जाने का खतरा है। और इस खोए हुए खजाने को वापस लाने के लिए शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग को मैदान में उतारा। उन्होंने बाई5, लोरा और BLISTM CRF जैसे अलग-अलग AI मॉडल्स की तुलना की, ताकि देखिए अब इसकी आवश्यकता है, BLISTM, लोरा, इसकी आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, चैट GPT और जेमिनी पे हम चीजों को डालते हैं और हम उससे परेशान होते हैं और अशुद्धि अपने आप आती रहती है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन करता है। ये पता लगाया जा सके कि कौन सा मॉडल इन गायब चिन्हों को सबसे सटीक तरीके से वापस जोड़ सकता है। हर मॉडल का अपना एक अलग तरीका और रणनीति थी, और इस रेस में स्पष्ट विजेता रहा बाइट5 मॉडल। लेकिन इसने ऐसा किया कैसे? देखिए, ये मॉडल पूरे शब्द या कैरेक्टर को देखने के बजाय सीधे बाइट लेवल पर काम करता है।
इसने यूनिकोड मार्क्स को बहुत गहराई से समझा और फुल फाइन ट्यूनिंग के जरिए अक्षरों पर बिल्कुल सही चिन्ह लगाने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इससे यह साबित हो गया कि एआई सिर्फ आज की आधुनिक भाषाएं ही नहीं समझता, बल्कि ये हमारी प्राचीन भाषाओं की गहरी बारीकियों को और ये जो हो पाया ना, ये पाणिनि जी के सूत्र के कारण हो पाया। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो पाया, अगर आप लोग समय देंगे, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, और अगर आप वाइंड अप करना चाहेंगे तो मुझे बोलेंगे, है ना। जैसा भी हो। पकड़ने में भी पूरी हाँ, तरह समय सक्षम है, है। बोलिए। तो वास्तुकला और जी समय है आदरणीय, आप बोलिए। जी जी भाषा दोनों को समझने के बाद अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, श्रवण इतिहास का संरक्षण, जहां विज्ञान, वास्तुकला और भाषा एक साथ मिलते हैं। ये बात आज के पूरे विषय का एकदम सही निचोड़ है। अगर हम अपने अतीत की आवाज़ों को वापस लाना चाहते हैं तो कोई एक अकेला विज्ञान ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए हमें हेरिटेज साइंस, कंप्यूटर मॉडलिंग, वास्तुकला और अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक शानदार मिश्रण की जरूरत है। बस यही करना होगा। अगर हम सुन रहे हैं तो फोनेटिक्स, और अगर हम उसको बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण की शुद्धता, जैसे पहले मंत्र को बोलने के पहले क्या हस्त प्रक्षालन करना है, किस तरह से कुल्ला करना है, अगर आचमन क्या करना है, किस में वो ग्रहण कर सकता है तो जल में वो ग्रहण कर सकता है, ये सारी विधियों को हमको वापस ले करके एआई को इनपुट देना पड़ेगा और वैसे यंत्रों के साथ बनाने पड़ेंगे, तभी हम इसको इनरीच कर पाएंगे। ये बहुविषयक तालमेल ही वो चाबी है जो हमारे इतिहास को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकती है। तो भविष्य का हमारा रास्ता कैसा दिखता है? ये मुख्य रूप से 3 चरणों में बटा है। सबसे पहले प्राचीन इमारतों या मूल ग्रंथों को डिजिटल रूप से मैप किया जाता है। दूसरा कदम है एआई को उस डेटा से गायब हो चुकी ध्वनियों की भविष्यवाणी करने के लिए ट्रेनिंग देना। और अंत में इस डेटा का इस्तेमाल करके वर्चुअल रियलिटी के अनुभव या टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम तैयार करना। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाली पीढ़ियां इन प्राचीन ध्वनियों को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ेंगी, बल्कि खुद महसूस कर सकेंगी। अब हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। यदि हमारी ये नई डिजिटल टाइम मशीन वाकई अतीत की ध्वनियों को उसी प्रामाणिकता के साथ वापस ला सकती है, तो हम आगे किन आवाज़ों को सुनना चाहेंगे? क्या हम किसी नष्ट हो चुके प्राचीन विश्वविद्यालय के व्याख्यान सुनना चाहेंगे, या शायद किसी भूली बिसरी सभ्यता के लोकगीत? संभावनाएं सच में अनंत हैं, और ये तकनीक हमें हमारे इतिहास से एक ऐसे स्तर पर जोड़ रही है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ इसमें कुछ कंटेंट मिला होगा, जैसे कि जी आदरणीय, एक जी प्रश्न जी था जी सामान्य। जैसे ध्वनि के विषय में इस तरह की जो बातें आई हैं, बहुत अच्छा है। तो आपने बताया एक नवीन उपक्रम के साथ। तो संस्कृत में हमारे जो आचार्यों ने जो पहले निगदित किया है, हम उसको ध्वनि रूप में पुनः प्राप्त करने की जिज्ञासा करें तो वो कैसे संभव हो सकता है? जी, केवल यही या फिर इसका जी। दूसरा उदाहरण ये कि उदाहरण के लिए कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता को गा करके सुना दिया, गीता सुगीता, तो फिर हम उसको ध्वनि रूप में कैसे ला सकते हैं? जी, आप अगर एक बात कहें तो हम कहते हैं वेद अपरुषेय है, आप कहते हैं ना। इसका मतलब है कि वेदों को किसी ने बोला या किसी ने लिखा तो नहीं है। वेद जो है वो ध्वनि रूप में आपके ब्रह्मांड में विद्यमान है, और अगर आप इसकी ऐसी साधना करें, जैसे जो हमारा उपनयन और यज्ञोपवीत जो हमारा संस्कार होता था पहले, कि 5 साल में किस डीएनए को 5 साल में कराना है, मैं इसलिए डीएनए शब्द यूज कर रहा हूं, वही सटीक शब्द होगा उसके लिए, कि किस डीएनए के संस्कृति को 5 साल में जनेऊ पहनाना है, किसको 6 साल में, 7 साल में, किसको 9 में और किसको 11 में। ये उसका कल्चर था कि किसमें किस तरफ ट्रिगर करना है उसको, और किस तरह से उसको बैठना, उठना, संस्कार करना, आज उसके मंत्र और उसके जो स्वाध्याय करना, उसको किस तरह से आवश्यक होगा, जो उससे आएगा। हम क्या सोचेंगे कि हम बैठे बैठे घर के अंदर एसी चालू करके हम केवल लैपटॉप से रिसर्च मार के उसको ले आना है, तो नहीं हो पाएगा। ये हो सकता है या तो हम उसको चाहिए यंत्र, सबसे अच्छा यंत्र होता है शरीर हमारा,
जो हमारा जो शरीर है, हम इसको यंत्र बनाते थे पहले, और शरीर के अंदर सारे तत्व, सारे केमिकल रिएक्शंस, सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं। साइंस ये मानता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे पिंड के अंदर सब कुछ होता है। तो हम सारे, और भी मजे की बात यह है कि जब हम इसको नीचे 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 अंदर से अंदर जाते हैं, तो हम जब कोशिका स्तर पर जाते हैं, तो एक कोशिका अपने आप में वो सारी क्रियाएं करता है जो पूरे शरीर के अंदर नेचर में होता है। मतलब कोशिका ही हमारा ट्रेंड है। कोशिका पूर्ण रूप से अपने आप में ज्ञान लिए हुए है। कोशिका स्तर पर हमारे पास में ज्ञान संचित है, और जब हम उस कोशिका के लिए ज्ञान को हम उसके अलग अलग, अब होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से ये ज्ञान संचित रहता है। प्राण क्या है? अगर हम प्राण को विज्ञान की भाषा में समझे तो प्राण इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है। जब हमारे पास सब कुछ होता है परंतु विद्युत जब नहीं होता है, तो ये शरीर मृत पड़ा रहता है। अगर विद्युत प्रवाह किया जाए, कितना भी एआई काम कर दे, बुद्धि कर दे, धीरे धीरे हम नैनो चिप में जा रहे हैं, जब तक उस मेटल को हम उसके पार्टिकल को चार्ज नहीं करते, तब तक हम उसमें से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। शरीर भी जब ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ जाता था, बुद्धि जब हमारे प्रकाश की तरफ जाती है, तो हमारे हाथ, अगर आप हमको चेक करेंगे तो हमारे अंदर एक तरह का वोल्टेज होता है, एम्पियर होता है, करंट होता है। और ये करंट का अलग अलग सबका अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको हम कहते हैं ओरा, है ना। तो आज जो हमारा आवरण है, ये जो आवरण तैयार किससे हो रहा है हमारे अंदर, जो हम ये तैयार किससे हो रहा है, ये एक बहुत अच्छा सिमुलेशन है नाद का। मतलब चूल्हा जलाया, चूल्हे को हवा दिया तभी चूल्हा जलेगा, बिना हवा के चूल्हा नहीं जलेगा, और अत्याधिक हवा से भी चूल्हा बुझ जाएगा, और अत्याधिक आग से भी चूल्हा बुझ ही जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो ये जो दोनों का संयोजन होता रहता है, ये संयोजन में घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण स्पंदन, मतलब जहां पर स्पंदन होगा वहीं पर हम ऊर्जा और शक्ति को समझना होगा। ऊर्जा और शक्ति दोनों एक वस्तु नहीं है ना। ऊर्जा और शक्ति का जब आदान प्रदान संचय होगा, क्योंकि जैसे कि हम साइंस में मानते हैं कि एनर्जी नेवर एंड्स, एनर्जी कभी भी है वो खत्म नहीं होती है, वो अपना रूपांतरण करती रहती है। एक रिमोट में भी वो है, एक मरे हुए चीज में भी एनर्जी है, किसी भी चीज में एनर्जी है। उसको जब स्पंदित किया जाता है किसी भी कारण से, तो एनर्जी रूपांतरित होती है। तो यही रूपांतरण प्रोसेस को रिवर्स ऑर्डर में और इसी को इनवर्ट ऑर्डर में अगर हम करवाते हैं एल्गोरिदम के माध्यम से आज साइंस में, तो हमको पुरानी चीजें वापस, इसीलिए उसको बोलते हैं डेटिंग करना। कार्बन डेटिंग करते हैं। कैसे कार्बन की डेटिंग करते हैं? कार्बन क्या था? वो जो मृत कोशिकाएं हैं, वहां पर मृत कोशिकाएं मतलब सटल कोशिकाएं, जो कि जीवित कोशिकाएं नहीं है, निर्जीव कोशिकाएं। उस पर जब हम गणना करना प्रारंभ करते, उल्टी गिनती करते हैं, तो हमें वो मिलता है। ये भी हमारे अंक गणित का जो पुराना जो हमारा अंक गणित है, उसी का ही एक वो पैटर्न है। तो अब बात है कि कैसे हमको मिलेगा, है ना। तो कैसे हमको मिलेगा, इसका उत्तर हमारे वेदांत में लिखा हुआ है कि कैसे हमको वो मिलता है। आज अगर 1000 साल पहले इस पृथ्वी में क्या हुआ, इसको देखना हो, तो साइंस क्या जवाब देगा? साइंस बोलेगा स्पेस में हमको ट्रैवल करके उस जगह में जाना पड़ेगा जहां से 1000 साल पहले की वस्तु दिख रही हो या 1000 साल आगे की वस्तु दिख रही हो। मतलब किसी ना किसी ग्रह में जीवन का जो काल है वो अलग चलता है, कहीं पर अलग चलता है, कहीं पर स्पीड अलग होती है। ये जो टाइम डायमेंशन जो होता है, समय की जो गणना होती है, ये हर जगह अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये समय के जो परतें हैं, ठीक है, इस पे अगर हम अपने आप का सफर करना, 7 लोक, तलातल, भूतल, ये जो लोगों का जो बात कही गई थी, इन जब लोगों में हम अलग अलग सफर करेंगे, हम अपना जाना वो शुरू कर देंगे, तब हमको अपने आप वो चीज मिल जाएगा। और वो होगा किससे? प्रवृत्ति से। कैसे प्रवृत्ति? मतलब आवृत्ति, वृत्ति। अगर आपकी वृत्ति होगी तो आप वृत्त बनाएंगे, गोला बनाएंगे, और गोले के अंदर आप विशेष कोशिश करेंगे, प्रवृत्ति रखेंगे, तो वो घुमाएंगे आप इसको, गोले को ऐसा ऐसा। और जो ही आप मुझे देख पा रहे होंगे सब लोग,
तो जब हम इस तरीके से रोटेशन करते हैं, तो जब हम ये रोटेशन करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये चारों तरफ इससे ऊर्जा, देखिएगा आप मोटर को जब घुमाया जाता है तो मोटर कहीं टच नहीं होता, मोटर अपने आप में घूमता जाता है, परंतु उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से हम पानी चढ़ाते हैं, उतारते हैं, कई तरह के काम करते हैं। तो यही मैग्नेटिक फील्ड को बनाने की कई प्रक्रियाएं चल रही हैं। उसके लिए जो वो शुद्ध धातु है, पारा से चीजें करना, ये करना, अभी तो हम बैटरी तक पहुंच पाए हैं, अभी ऐसे मॉलिक्यूलर सेल तक पहुंच पाए हैं कि छोटे छोटे सेल बना करके उसको 300-400 घंटे तक के चार्ज कर पा रहे हैं। परंतु एक साउथ में एक मंदिर में एक वायुयान को चलाने के लिए जो प्रोसेस लिखा हुआ था, उसमें जो प्रोसेस था उसमें लिखा हुआ था कि पारा से चलता था वो, मतलब पारा उस पर डाला जाता था और पारा उसको चार्ज करता था। तो ऐसे धातुओं पर अभी हम केमिकल रिएक्शन उसका नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि बहुत ज्ञान हमारे पास भी 10%, 5% ही वेदांत का अपन निकाल पा रहे हैं, इसलिए ये चीजें हो रही है। नमस्ते। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्राचीन संस्कृत और हमारा ये एकदम मॉडर्न फास्ट पेस सॉफ्टवेयर। सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना, लेकिन आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी संस्कृत को सिर्फ सहेज ही नहीं रही है। कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो या तो मैं आपको यहाँ सुना दूं, बता दूं, या तो आप इसको हम जो है बाद में भी साझा कर सकते हैं आपस में कि किन किन सॉफ्टवेयर का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने चीजों को समझने के लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बेंगलोर में IIMS या ICF का एक ओपन सोर्स, मतलब उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया है, एकदम जो संगीत, जो नाट्य शास्त्र में और संगीत रत्नाकर में जिस तरीके से साम गायन की विधि बताई गई थी, जिस तरीके से चीजों को गाने की विधि थी, किस तरीके से कहाँ जोर देना है, किन शब्दों पर, किन ध्वनियों पर जोर देना है, उसको ध्यान में रखकर एक सिमुलेटर बनाया है। अगर आप अपना छंद, एक श्लोक को वहां कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसमें बटन आ जाता है, उसको जो ही आप प्रेस करते हैं तो वो सही उच्चारण करता है, और ऐसे उच्चारण करके आप उस श्लोक को लूप लेकर अपने पास में, अपने लैपटॉप में या अपने उसमें उच्चारित करा सकते हैं। और कम से कम उसका जो डायमीटर है 3 इंच से ऊपर का, आप डायमीटर पे अगर स्पीकर पे उसको चलाते हैं, हमारे मुंह से थोड़ा जितना हो तो आपको लगभग उसका इफेक्ट मिलेगा। और जब आप शांत कमरे में, जहां पर बहुत ज्यादा इको ना होता हो, ऐसे कमरे में अगर आप बैठ के इसको सुनेंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। और ये EEG होता है, ब्रेन का EEG होता है, ब्रेन पर ऐसे चिपकाए जाते हैं, जैसे ECG होता है वैसे EEG होता है। तो ये एक श्वेता अराध्या हैं दुबई में, ये इस पर रिसर्च कर रही हैं साउंड थेरेपी पे, उनसे मेरी बात भी हुई। तो उन्होंने ये रिसर्च किया और उन्होंने इन साउंड्स को लगभग 15 से 20 मिनट तक के पेशेंट्स को सुना करके और फिर उनका EEG किया, तो जो न्यूरॉन्स थे ब्रेन के एक तरफ, मतलब जैसे होने चाहिए व्यवस्थित, वैसे व्यवस्थित होने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि क्योंकि जल है, इसके अंदर पूरा कॉर्टेक्स के अंदर जल भरा हुआ है, तो जल अभिमंत्रित होता है और जल शांति की ओर उसको ले जाता है। तो ये प्रमाणित हो रहा है, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, ये बहुत फ्री है, कोई भी जा सकता है उस वेबसाइट पे और जाकर के वहां से आप लोग किसी, मतलब कोई व्हाट्सएप में मुझे हाई करिएगा तो मैं वो लिंक वहां भेज दूंगा, और कैसे कर सकते हैं हम लोग। और भगवत गीता को उन्होंने खुद ही ने, उन्होंने पूरा उसमें उस पैटर्न पे, जैसे जिस तरीके से अनुष्टुप गाया जाता है, जिस तरीके से अलग अलग छंदों को गाया जाता है, उस छंदों के हिसाब से उन्होंने उस पर काम किया है और लगा दिया है वहां पर। नमस्ते। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्राचीन संस्कृत और हमारा ये एकदम मॉडर्न फास्ट पेस सॉफ्टवेयर एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो चलिए आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम बेसिक टाइपिंग टूल से शुरुआत करेंगे, फिर कुछ मजेदार लर्निंग एप्स देखेंगे और ये जो तरीका उसके है, बाद समझेंगे कि पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटाइज कैसे किया जा रहा है। ये सबसे जरूरी चीज है। जो पुरानी पांडुलिपियां थी उसको जो डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, और कश्मीर के लाइब्रेरी में अभी भी कुछ चीजें ऐसी रखी हुई हैं जो कि बहुत बहुत ही शानदार चीजें हैं। तो इसको भी डिजिटाइज करने का प्रोसेस हो रहा है और हमको वापस वो ध्वनियां आखिर में हम कुछ एडवांस रिसर्च टूल्स और संस्कृत के डिजिटल फ्यूचर पर, मतलब लिटरली घंटों का काम था वो,
लेकिन आज पूरा का पूरा ज्ञान भंडार सर्च किए जा सकने वाले डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद है। बस एक क्लिक और जो चाहिए वो सामने। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई कमाल का है। अब बढ़ते हैं अगले अहम पड़ाव की तरफ, संस्कृत टाइपिंग। क्योंकि डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए ये सबसे पहली सीढ़ी है। अगर हम रोजमर्रा की टाइपिंग की बात करें तो गूगल इनपुट टूल सबसे आसान और बेहतरीन ऑप्शन है। वहीं अगर फोनेटिक टाइपिंग करनी हो तो बराहा का नाम सबसे ऊपर आता है। और हाँ, वैदिक संस्कृत में इस्तेमाल होने वाले उन जटिल चिन्हों का क्या? उनके लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए कस्टम कीबोर्ड्स मौजूद हैं। मतलब टाइपिंग की जो सबसे बड़ी रुकावट थी उसे तकनीक ने पूरी तरह से सुलझा दिया है। चलिए अब बात करते हैं व्याकरण यानी ग्रामर की और इसे सीखने के लिए मौजूद ऐप्स की। सच मानिए, व्योमा पाठशाला, संस्कृत ऑल इन वन और इंडीलिंगो जैसे ऐप्स ने तो पढ़ाई का तरीका ही बदल दिया है। जो ग्रामर पहले बहुत मुश्किल लगती थी वो अब गेम्स जैसी इंटरैक्टिव हो गई है। और अगर रोजाना अभ्यास की बात करें तो इन ऐप्स के जरिए 3 आसान स्टेप्स ट्राई किए जा सकते हैं। पहला, रोज बस 5 मिनट कोई वोकैबुलरी गेम खेलिए। दूसरा, एक नया व्याकरण नियम पढ़िए। और तीसरा, एक छोटे से क्विज से अपना टेस्ट लीजिए। बस इतना ही। और हाँ, संस्कृत की बात हो और धातु रूप या शब्द रूप का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो भाषा की नींव है। पहले इन रूपों को याद करना या डिक्शनरी में खोजना एक बहुत बड़ा टास्क होता था, लेकिन अब बस सर्च बार में टाइप कीजिए और पूरी की पूरी टेबल पलक झपकते ही आपके सामने आ जाती है। गंदा वाला घर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर यानी पुरानी पांडुलिपियों को कैसे बचाया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया किसी टाइम मशीन जैसी है। सबसे पहले इधर उन आ जाओ। बेहद नाजुक और पुरानी ठंडा में किताबों आओ। को बहुत ही सावधानी से स्कैन किया जाता है। फिर इधर आ जाओ। OCR टेक्निक उस इमेज में मौजूद टेक्स्ट को पहचानती है और अंत में वो ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए डिजिटल रूप में सुरक्षित हो जाता है। यहाँ इस संस्कृत OCR का रोल बहुत ही बड़ा है। ये सिर्फ पन्नों की फोटो नहीं खींच रहा, बल्कि धूल खा रही किताबों को ऐसे डेटा में बदल रहा है जिसे आप कभी भी सर्च कर सकते हैं। एक तरह से कहें तो सदियों पुराना ज्ञान अब कभी मिटेगा नहीं। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो संस्कृत में बहुत गहरी रिसर्च कर रहे हैं। उनके लिए क्या टूल्स हैं? इस फील्ड में द संस्कृत हेरिटेज इंजन किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो ऐतिहासिक उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जैसे कि आप मंदिर गए, मंदिर में आप जब हैं तो मंदिर की संरचना जो प्राचीन मंदिर थी उसको ऐसा जिस बनाया काम को करने में विद्वानों को पहले कि घंटी बजी टिंग तो ये कहां से वाइब्रेट होगा और क्या सुनाई देगा। तो अगर उसका ज्यामितीय ऐसा है और बीज मंत्र ऐसा है तो क्लिंग की आवाज को, जो क्लिंग बीज मंत्र है, तो अगर माता का वो मान लीजिए त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है और वहां पे क्लिंग का उच्चारण कराना है तो उसका गर्भगृह ऐसा बनाया जाता था और घंटा ऐसी जगह लगाया जाता था कि उसको बजाने से उस क्लिंग की प्रतिध्वनि वहां पर उच्चारित होती थी और वह उस तरह के भावों को आपके अंदर वो रिचार्ज करता था और अपने आप ही वो आपके अंदर होगा। वरुण देव का जो बीज मंत्र है वो लिखा हुआ है वाह। ठीक है, अब हम जब गुजरात जाते हैं तो गुजरात में सबसे ज्यादा आपको एक देखने लायक चीज मिलेगी, अहमदाबाद वगैरह जाएंगे तो वापी। वापी क्या होता है? बावड़ी। बावड़ी को वापी कहते हैं। अब वो लोग वापी कहते हैं, देखिए। और वाह किसका बीज मंत्र है? आपके वरुण देव का। और वापी बनता कैसा है? वापी श्रीयंत्र जैसा नीचे इस तरीके से जाके होगा, फिर ऊपर इस तरीके से होगा और वहां पर जरूर एक देवी की का स्थान होगा। वो बाद में मुगलों ने उसको तोड़ फोड़ के अपने हिसाब से कुछ कुछ चेंज किया, रानियों के नहाने का हमाम बना दिया, ये अलग बात है। परंतु वो जो होता था वापी, चूने के पत्थरों से पानी रिसते हुए अंदर नीचे जाता था और जिस तरीके से साउंड की इफेक्ट तैयार होता था, वो एक तरह का साधना स्थल बनाया जाता था कई साल पहले। तो ये जो सारी जो चीजें थी वो साउंड, वस्तु, धातु सबको एक साथ मिलाकर जब तक हम काम तो लग नहीं जाते करेंगे, थे, ये तब टूल तक ये उसे नहीं होगा। कुछ ही मिनटों में कर देता है ना कमाल की बात? तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और संस्कृत के डिजिटल भविष्य पर नजर डालते हैं। अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो तकनीक ने सब कुछ कितना आसान कर दिया है। टाइपिंग एकदम स्मूथ हो गई है। ग्रामर सीखना अब कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं रहा। OCR हमारे प्राचीन ग्रंथों को बचा रहा है और एडवांस रिसर्च टूल्स नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम इस भाषा को लिटरली एक नया जीवन दे रहा है। तो आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है,
क्या ये मॉडर्न तकनीक हमारी इस प्राचीन परंपरा की जगह ले रही है या फिर ये वास्तव में उसे हमेशा के लिए अमर बना रही है? अभी एक रिसर्च है जिसको कहते हैं बुबू किकी इफेक्ट। अगर एक संकुल नुमा चीज रख दिया गया ऐसे कंट्री में जहां पे दो शब्द रख दिया गया नीचे, किकी और एक बुबू, एक शंकुल नुमा वस्तु थी और एक गोल वस्तु था। अब ये ध्वनि थी और एक ही वस्तु था। लोगों को बोला गया कि आप इसके साथ में किसको जोड़ेंगे, तो जो शंकुल नुमा वस्तु थी उसके साथ में लोगों ने अपने आप ही कीवर्ड को लिया, की ध्वनि को, और जो गोल था उसके साथ बू वर्ड को लिया। तो मतलब हमारे अंदर ही हमारे प्राकृतिक जो परिदृश्य है उसको लेकर के ध्वनि हमारे अंदर ही ज्ञान उत्पन्न व्याप्त होता है। हमको केवल उस ज्ञान की साधना करनी है, तो अपने आप ही हम वेद को प्राप्त करेंगे। जो वेदात्मक ध्वनियां हैं हमारे पास में, हम उसको प्राप्त करेंगे। तो इसी को हमको समझने की मूल जरूरत है और साधना को इसी तरीके से समझने की जरूरत है। तो हमें पक्का है कि हम जो जानना चाह रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। जरा सोचिए, क्या ऐसे तार्किक हो, बिल्कुल आज के किसी सॉफ्टवेयर की तरह। अब देखते हैं कि ये प्राचीन भाषा यंत्र काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया है। सबसे पहले एक मूल शब्द दिया जाता है, फिर उसमें एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, उसके बाद पाणिनि के नियम लागू होते हैं और अंततः एक व्याकरणिक रूप से पूर्ण और त्रुटि रहित। अब देखिए, ये जो पाणिनि का जो सूत्र था उसमें एक त्रुटि व्याप्त थी। ये जो त्रुटि बाद में हमारे अभी एल्गोरिदम से कैसे ठीक हुआ, संस्कृत शब्द बाहर आता यहाँ है, पर समझना है। एकदम मशीन की तरह। जानकारी अंदर डालिए और सटीक परिणाम प्राप्त कीजिए। इसी पद्धति से लाखों सटीक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, हर बड़ी और जटिल प्रणाली की तरह इसमें भी एक पेच था। इस चरणबद्ध प्रक्रिया के दौरान कई बार एक ही समय में 2 या अधिक नियम एक साथ लागू होने लगते थे। विद्वानों ने इस स्थिति को विप्रतिषेध कहा, जिसका सीधा सा अर्थ है नियमों का परस्पर टकराव। अब सोचिए, जब 2 नियम साथ साथ लागू होने की मांग करें तो इस भाषा यंत्र को कैसे पता चलेगा कि किसे चुनना है? महर्षि पाणिनि की मेधा सचमुच अद्भुत थी। वे पहले से ही जानते थे कि ऐसा टकराव होगा, इसलिए उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक महानियम बनाया, जिसे नियम 1.4.2 कहा जाता है। ये नियम था विप्रतिषेधे परम कार्यम। उनका विचार था कि ये एक पंक्ति इस पूरे यंत्र के टकरावों को सुलझा देगी। लेकिन दुर्भाग्य से यहीं से इतिहास की सबसे लंबी भ्रांतियों में से एक की शुरुआत हो गई। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 2500 साल का है। 500 ईसा पूर्व में नियम लिखे गए, लेकिन उसके तुरंत बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही विद्वानों ने इस महानियम में मौजूद परम शब्द का गलत अर्थ निकालना शुरू कर दिया। ये भ्रांति सदियों तक यूं ही चलती रही, जब तक कि वर्ष 2022 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता डॉक्टर ऋषिराज पोपट ने अंततः इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया। तो शोधकर्ता हमारे ही थे, परंतु हमारे यहाँ इक्विपमेंट नहीं होते हैं करके वो शोध वहां होते हैं। आखिर ये 2500 वर्ष पुरानी भ्रांति थी क्या? दरअसल पारंपरिक विद्वानों ने सोचा कि परम का अर्थ है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के क्रम में जो नियम बाद में आता है उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन इस व्याख्या के कारण अक्सर व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बनने लगे। इस गलती को छिपाने के लिए सदियों से विद्वानों को सैकड़ों नए अपवाद और जटिल नियम बनाने पड़े। इस एक गलतफहमी ने पाणिनि के उस परिपूर्ण यंत्र को त्रुटिपूर्ण और उलझावा साबित कर दिया था। इसी भारी उधेड़-बुन के बीच डॉक्टर राजपोपट अपना शोध कर रहे थे, और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। उनके मार्गदर्शक प्राध्यापक विंजेंजो वर्जियानी ने उन्हें एक बहुत ही सटीक सलाह दी। यदि समाधान जटिल है तो संभवतः दृष्टिकोण गलत है। बिल्कुल सही बात है। पाणिनि जैसे महान विचारक एक जटिल और अपवादों से भरी उलझी हुई प्रणाली क्यों बनाएंगे? समाधान को तो अत्यंत सरल और सहज होना चाहिए था। 9 महीने के निरंतर संघर्ष के बाद डॉक्टर राजपोपट लगभग हार मान चुके थे। उन्होंने 1 महीने का विश्राम लिया, तैरने गए, ध्यान किया और अध्ययन से पूरी तरह दूर रहे। और फिर जब वे ताज़ा दिमाग से वापस लौटे और पन्ने पलटने लगे तो अचानक एक युगांतरकारी क्षण आया। कुछ ही मिनटों में नए प्रतिरूप उभरने लगे। जो रहस्य 2500 वर्षों से सबकी आंखों के ठीक सामने था, वो एकदम स्पष्ट हो गया। और वो ऐतिहासिक समाधान क्या था? बेहद सरल। पारंपरिक दृष्टिकोण मानता था कि परम का अर्थ पुस्तक के क्रम में बाद का नियम है,
लेकिन डॉक्टर राजपोपत की खोज ने ये साबित कर दिया कि परम का वास्तविक अर्थ है एक शब्द के दाहिने पक्ष पर लागू होने वाला नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि जब दो नियमों में टकराव हो तो हमेशा उस नियम को चुनना चाहिए जो शब्द के दाहिने हिस्से यानी प्रत्यय पर लागू होता हो। बस इतनी सी बात थी। आइए इसे एक छोटे से व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं कि कितनी खूबसूरती से काम करता है। मंत्रः शब्द बनाने के लिए हम मूल शब्द मंत्र और प्रत्यय भिस से शुरुआत करते हैं। यहाँ एक नियम मंत्र यानी बाएं हिस्से पर लागू होता है और दूसरा नियम भिस यानी दाहिने हिस्से पर। नए समाधान के अनुसार हमें सीधे दाहिने हिस्से का नियम चुनना है और ऐसा करते ही बिना किसी अपवाद के एकदम शुद्ध शब्द मंत्रः प्राप्त हो जाता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ गुरु शब्द में आ प्रत्यय जुड़ता है, फिर से वही टकराव होता है। बायां नियम गुरु के लिए और दायां नियम आ के लिए। दाहिने पक्ष के नियम को प्राथमिकता देते ही हमें तुरंत अचूक शब्द गुरुणा मिल जाता है। इस अत्यंत सरल और सटीक तर्क ने शताब्दियों के भ्रम को एक ही झटके में हमेशा के लिए सुलझा दिया। और परिणाम 100% सटीकता। इस नए अर्थ को लागू करने के बाद पाणिनि का भाषा यंत्र 100% सटीकता के साथ काम करने लगा है। इतिहास में विद्वानों द्वारा रचे गए सभी जटिल अपवाद और अतिरिक्त नियम अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए। अब ये मॉडल बन चुका है और इस मॉडल को बहुत अच्छे से प्रयोग में लाया जाए। यह मशीन तो ऐसे काफी सारे उदाहरण हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा अगर अपन जाएंगे तो। जी जी अगर समय अगर आप लोगों के पास में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं और हम लोग आपस में भी कुछ चर्चाएं करके हो सकता है हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। धन्यवादाः आचार्याः। यदि कोई प्रश्न करना चाहते हो तो अवश्य ही प्रश्न रखें। वैसे चर्चा विप्रतिषेधे परम इदम सूत्रम, इस सूत्र में महोदय परम शब्द का अर्थ महाभाष्यकार ने इष्ट कहा है, उत्तर इष्ट नहीं जी कहा है, इष्ट शब्द जी, कहा नहीं है। नहीं नहीं, इष्ट कहा है। हाँ हाँ, परम यदिष्टम तद भवति न तो उत्तरम। लेकिन लोगों को ये भ्रांति थी कि उत्तरम ही अर्थ परम का हाँ है। हाँ लेकिन हाँ, महाभाष्यकार ने जब इष्ट कहा है तो मुझे लगता है समाधान वहीं आसपास ही है, हम उसको समझ नहीं पाए हैं। अब वो हम दाहिने समझ और नहीं पाए बाहिने। थे। उन्होंने उन्होंने जी ये भी जो निष्कर्ष निकाला उसमें हाँ कि जिन्होंने बनाया वो तो निष्कर्ष निकाल चुके थे, परंतु हम लोगों ने उसको मिस इंटरप्रिटेट करके जब बेवजह हम परेशान होते रहे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और भी किसी महानुभावों का यदि प्रश्न हो तो कहें, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सर्वान् प्रणमामि। वस्तुतस्तु अद्य तु संस्कृते नवाचार नास्ति इति कृत्वा श्रीमन्तः जानन्ति, अतः अस्तु। इतोपि यदि कश्चन अस्ति चेत् अथवा केचन सन्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे सरामः। न अग्रे चलन्तु मन्ये। अस्तु स्वः चेत् विषयकं सूचनां स्थापयित्वा। अधुना स्वस्तनस्य यद् विषयः वर्तते तस्मिन् विषये अस्माकं मित्रमणयः वक्ष्यन्ति अधुना मनीश्वर्याः। तदनन्तरं धन्यवादज्ञापनम्, अनन्तरं कल्याणमन्त्रम्। अस्तु। नमस्काराः। वयं सर्वे एकीभूताः अस्मिन् संस्कृतमहोत्सवे, तस्मात् सानन्देन सुखेन वयं संस्कृतमहोत्सवम् आचरामः। तदर्थं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। संयुक्ताः इदानीन्तनोऽपि। श्वः अस्माकं कार्यक्रमस्य संस्कृतमहोत्सवस्य तृतीयदिवसे वा स्तुतिप्रतियोगिता वर्तते छात्राणां कृते। विशेषरूपेण अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य ये छात्राः सन्ति तेषां विषये कृते वा विशिष्ट इयं प्रतियोगिता वर्तते। छात्राणाम् उत्साहवर्धनाय भवतां सर्वेषाम् उपस्थितिः अनिवार्या, अथ च संस्कृतमहोत्सवं
परिपालयितुं वा वयम् एकीभूताः भविष्यामः। अत एव श्वः स्तुतिप्रतियोगितायां सर्वे आयान्तु, छात्रान् प्रेरयन्तु इति निवेदनम्। धन्यवादः। मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवादः। हाँ हाँ अस्तु बोलिए, आज सर जी कुछ बोल रहे हैं सर। जी, मेरा हाँ। छोटा निवेदन ये है कि आप लोगों में से जो भी इस विषय पे कभी कोई काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो जरूर आप सब बड़े हैं और मार्गदर्शन देते रहिए, और साथ में कोशिश ये करिए कि एक बार ये जो ऑनलाइन हो रहा है इसे ऑफलाइन भी एक बार साल में एक बार कभी कहीं पे भी जहां कुछ ही लोग मिल सके ऐसा, और उसको करें। और उसके लिए अगर कोई ऐसी जरूरत है कि भाई हमको लॉजिस्टिक्स की जरूरत है या कोई ऐसे स्पॉन्सर की जरूरत है, तो उसकी भी कोशिश की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक बार साथ मिलना, साथ स्पंदन को साझा करना जरूरी है, तभी हम उसके मूल में पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये बहुत दूर हो जाता है। इससे बहुत मतलब ज्यादा एफर्ट लगेगा हम लोगों को, और जरूर इसकी कोशिश जरूर कीजिएगा। और मैं संस्कृत बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए, आप लोग शुभकामनाएं दीजिए कि संस्कृत में सोचना, संस्कृत में बोलना हो पाए। कोशिश मेरी यही है। और धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया, मौका दिया, आप लोगों के साथ चर्चा हो पाई, तो बहुत 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 धन्यवाद सुभमय महोदय। आप जितने विद्वान हैं, जितने आप में विद्वत्ता है, उतना ही आप में विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम इति भवन्तः इदं वाक्यं सार्थकं कुर्वन्ति भवन्तः। धन्यवादाः। अस्तु चेत् धन्यवादज्ञापनार्थम् अहम् अस्माकं मातृकल्पाः सन्ति, अद्यतनस्य धन्यवादज्ञापनं भवत्यः एव कुर्वन्तु इति निवेदयामि, प्रार्थयामि। एकतन्त्रेण कुर्वन्तु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः। अधुना संस्कृत महोत्सवस्य द्वितीये दिने संस्कृते नवाचारः इति विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानद्वयम् एव अभवत्। वस्तुतस्तु संस्कृतभाषा नूतना क्षणे क्षणे यत् नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाम् इति भावेन संस्कृतभाषायां प्रतिक्षणं प्रतिपदं नावीन्यं वर्तते। अत्र प्रथमं तावत् वार्तावल्याः एव प्रमुखाः मिश्रमहोदयाः वर्तन्ते। तेषां व्याख्यानं समेषां कृते उपादेयम् अस्ति। वस्तुतस्तु सम्प्रति सञ्चारमाध्यमे संस्कृतस्य का स्थितिः? सञ्चारमाध्यमे अथवा चलचित्रे संस्कृतस्य कः परिचयः, किम् अभिज्ञानम् इति भावेन तेषां व्याख्यानं सर्वत्र सार्वत्रिकं वर्तते। तान् प्रति अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। अनन्तरं द्वितीयः वक्ता अध्यक्षरूपेण एव अस्ति शुभमय मुखर्जी। वस्तुतस्तु वयसा एव सः एव लघु अस्ति, तथापि तस्य बुद्धिः एव अतिपरिपक्वा। तान् प्रति अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि, धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्यां सभायां ये विद्वज्जनाः वर्तन्ते, आचार्यप्रवरः, आचार्य श्री डॉक्टर महेश शर्मणः एव, तान् प्रति अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। तथा च अस्माकं संस्थायाः ये सदस्याः वर्तन्ते, उर्मिला
देवी महाभागाः प्रति तथा निर्मला पाण्डे ये शिक्षकाः वर्तन्ते, या शिक्षिकाः वर्तन्ते, ये विद्यार्थिनः वर्तन्ते, सर्वान् प्रति अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। एकतन्त्रेण सर्वान् प्रति अहं कृतज्ञताम् अहं धन्यवादं ज्ञापयामि, कृतज्ञास्मि। तथा च अस्माकं संस्थायाः अद्य आयोजनस्य सञ्चालकमहोदयाः आचार्य डॉक्टर रूपेन्द्र तिवारी महाभागान् प्रति अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। वस्तुतस्तु योजकस्तत्र दुर्लभः इति कथनेन अत्र तु आयोजनस्य योजकः आयोजनस्य योजकाः ये सन्ति तान् प्रति धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्माकं संस्थायाः सचिव महाभागान् प्रति आचार्य मनीष शर्मणा प्रति अहं धन्यवादम् अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। एकतन्त्रेण ये उपस्थिताः वर्तन्ते तथा च ये अनुपस्थिताः वर्तन्ते तान् प्रत्यपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। किमर्थं? यदि ये अनुपस्थिताः वर्तन्ते अग्रे ये सर्वे उपस्थिताः एव भविष्यन्ति इति मत्वा अहं कथयामि यत् आचार्य शर्मणा एव कथ्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कारः। धन्यवादाः। तथा अत्र याः धन्यवाद अत्र कृताः ताभ्यः अपि अहं भूयः धन्यवादान् वितनोमि। धन्यवादाः प्रणमामि च। अस्तु, इसी आशा से कि आज का जो यह हमारा महोत्सव है उसमें जो व्याख्यान था संस्कृते नवाचारः, ये बहुत ही सुंदर और श्रवण प्रिय, सुखदायी, ज्ञानवर्धक ये हुआ है। इसके लिए मैं पुनः हमारे शुभमय अग्रज मेरे बड़े भैया को हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। इतोपि ये अस्माकं मुख्य वक्तारः आसन् श्रीमन्तः धीमन्तः विद्यावारिधयः नारायणवर्याः, तेषां कृते अपि भूयः धन्यवादान् वितनोमि। अस्तु, इतः परम् अस्माकं किम् अत्र ये अवशिष्टाः भारत महोदयाः, DS महोदयाः, सरस्वती दीदी, इतोपि समेषां कृते महेन्द्र महोदयाः, N इति निर्मला पाण्डे महोदयाः, एतेषां कृते च धन्यवादं वितीर्य अधुना भवन्तः सर्वे स्वस्व म्यूट् इत्येनम् उद्घाट्य सर्वे कल्याणमन्त्रं वदन्तु। इतः सूचना तु श्वः किं भविष्यति इत्यस्मिन् विषये भवन्तः जानन्ति एव। स्तुति प्रतियोगिता, आम्, बालकानां कृते 12वी कक्षा यावत् पञ्चमी कक्षातः एषा प्रतियोगिता भविष्यति। अथ च इतोपि श्वः स्वातन्त्र्यदिवसं वर्तते, तस्मै अपि भूयः वर्धापनानि इति उक्त्वा वयं सर्वे कल्याणमन्त्रं वदामः। म्यूट् इत्यस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु सर्वे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। आप सभी इस व्याख्यान को पुनः YouTube चैनल में cg/s.in में भी सुन सकते हैं, तो जरूर वेबसाइट में और YouTube में जाकर के पुनः श्रवण करें। हम कल फिर मिलेंगे। लिंक शेयर करिएगा। जी अवश्य। नमस्कार। धन्यवाद। ये छूट गए। धन्यवाद के लिए धन्यवाद।